ऑलराइट, सो परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस बेसिक हमने किया है ना, फंडामेंटल्स तो कर चुके हैं, उसके बेसिक क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे किए। अब ये थर्ड लेक्चर है एक्चुअली उसके ऊपर, तो इसीलिए मैंने नाम भी दिया मैथ्स रिबूट। एक बार वापस आप बेसिक थोड़ा क्लियर होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ बताना है नहीं अभी, है ना, क्वेश्चंस करने। सो गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, किस तरह करेंगे? ये एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ए का बी से रिलेशन परसेंटेज में, बी का सी से, और फिर ए और सी का कुछ पूछ ले, है ना, ये वाला। So there are plenty of ways you can do it. Whatever you have done it, like you can share, or whatever you can think you can share. वेरी गुड, आप रेशियो ले सकते हो कि भाई बी एंड सी का, सी इज 20% लेसर, 180, 5, 4. B whose salary is 1/3 more than A. B whose salary is 1/3 more than A. So 1/3 more मतलब 3 की जगह 4, हाँ है ना, 1/3 more. So 15, 20, 16. पूछा गया ए सैलरी लेसर देन सी कितनी हो गई, 1/16, दैट इज 6.25%. फेयर इनफ. और भी तरीके हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस वुड बी द ईजीएस्ट वे टू गो अबाउट इट. सिमिलरली ए सैलरी इज मोर देन बी बाई 30%. सो क्या कर लेंगे, 10, 13, है ना. बट मतलब अभी एक ही बात करें, ए इज 1/8 लेसर देन सी. ए इज 1/8 लेसर होता है, 8 की जगह एक कम, तो 7, हाँ है ना. सो 104, 91, 70. तब पूछा है बी सी से कितना कम है, बी सी से 34 लेस देन 104. सीधा दिखना चाहिए 35 लेस देन 105, 1/3, आया ना, है ना. तो 33.33% से शायद थोड़ा कम होगा, क्योंकि 105 होता, समझिए 35/105 मतलब हमने 1/1 100 ऐड कर दिया, है ना, जबकि ये 100 तो है नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर दिया, तो 33.33 से कम होगा, अराउंड 33% बोल सकते हो. बाकी एग्जैक्ट तो गिनना पड़ेगा, बट डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन. बाकी काट कुट भी कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील. मेक सेंस, ठीक है ना. हाँ, एग्जैक्ट करना चाहो तो 17/52 इंटू 100, 100 में वापस 13 इंटू 4, 25 इंटू 4, है ना. सो क्या आ जाएगा, 425/13, 13 3 ज़ा 39, 3 बज गए 35, 13 2 ज़ा 26, 9 बज गए ना. सो इतना %, ठीक है ना. तो ये वाला आप करके बताओ, चलो आंसर दे दो. अगर किया है तो वेल एंड गुड, वरना करके बताओ, सिमिलर ही है. कर दिया तो आंसर बताओ, वरना करके. कितना, 61 पॉइंट समथिंग. ओके, ए सैलरी इज 2/3 लेसर, यानी सिर्फ 1/3 ही है ना. बी हुज सैलरी इज 1/6 मोर देन सी, 1/6 मोर देन सी, 1/6 मोर 6 की जगह 7 होता है ना. आगे का फंडा पता है तो कुछ ऐसा है नहीं. 7, 21, 18. ए सैलरी सी से कितनी कम है, 11 कम है 18 से, है ना. हमें पता है कि 12/18 होता तो 2/3 66.66 होता, है ना. उससे 1/18 कम है. अब 1/18 कितना होता है वो भी निकाल सकते हो. 18 5 ज़ा 90, 5.55 शायद, है ना. तो ये कितना आ जाएगा, 61.11, है ना, रफली. 1/18, 1/18 तो 5 पॉइंट होता है, कैसे 4 पॉइंट होता है. 1/18 कर, तो फिर ठीक है ना. क्लियर है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे ए से बी का रिलेशन, बी से सी का, तो रेशियो बनाओ. 3 क्वेश्चन हमने उस टाइप के किए, है ना, जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर गेटिंग दिस. अब ये कंसेक्यूटिव चेंजेस, तो उसमें हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि हर वक्त गिनना तो थोड़ा टाइम पास हो सकता है. हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल तरीका ये होगा कि ओके, शुरू की पॉपुलेशन पी थी, पहले कितनी बड़ी, 2/3 बड़ी, 2/3 बड़ी तो इंटू 5/3 इतनी हो गई. अब ये जो थी वही वापस 1/3 बड़ी, तो इंटू 4/3 हो गई. और अब ये पूरी जो पॉपुलेशन थी वो 2/11 कम हुई,
तो 2/11 का होना है नहीं इंटू 9/11 नहीं, पहले में तो दोनों में इंक्रीज है ना, इंक्रीज बाय दीज इन द फर्स्ट, दीज इन द सेकंड, बट डिक्रीज बाय दीज इन द थर्ड, राइट। तो ये इंक्रीज बट डिक्रीज दीज इन द थर्ड। तो ऑब्वियसली अब आपकी पॉपुलेशन p इंटू 20/11 हुई, तो कितनी बड़ी, पहले p थी, अब p इंटू 20/11 है, तो 9/11 बड़ी। डेट मीन्स कितना 81 पॉइंट आएगा ना, 81.81%, ठीक है ना। 1/11 इज 9.09, तो 9/11 इज, ठीक है ना। सो ये शुड बी इजी। हाँ मतलब आप देखो काफ़ी लोग को अगर ये नहीं करना, बात वही की वही होती है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बाकी तो क्या होगा, आपको एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा कि ये 2/3 है, अच्छा ये 1/3 है, ये 2/11 है, तो 11 इंटू 3 इंटू 3 99 मान के चलोगे अगर 99 थी, पर वो तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिर 2/3 बड़ी तो प्लस 66 बड़ी 165, जो रेप्लिका मेथड हम करते हैं ना, जैसे हमने आगे मेरे इश्यू में रेप्लिकेट कर लिया था कि 2/3 कम तो 3 की जगह 1, ये रेप्लिका किया था। पर यहाँ पे रेप्लिका हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया था कि a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ b, देन b इज इक्वल टू 1/6 मोर इज 7/6 ऑफ c। तो ऐसे दो इक्वेशन बना के भी इसको कर सकते थे, बट देट वॉजंट लाइक ईजी इन दैट केस। यहाँ पे ये आसान था, है ना, रेप्लिका करना यहाँ पे, लेकिन ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आसान है। मेक सेंस। हाँ यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते थे कि अगर शुरू की पॉपुलेशन 99 थी तो 66 2/3 बड़ी, बाद में 1/3, इसका 1/3 आएगा 55, तो 220, बाद में इसका 2/11 कम हुई, इसका 2/11 हो जाएगा 40, तो 180, तो ओवरऑल कितनी बड़ी 81। कहाँ से बड़ी 99 से, 9/11 और 9/11, तो यही आ गया वापस, है ना। दैट कुड हैव बीन द वे एज वेल, बट आई थिंक इसमें जब बहुत सारे परसेंटेज चेंजेस हो तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। सिमिलर किसी का आंसर आ गया है। सो सैलरी x थी, 8/7 हुई, 3/4 कम हुई है क्या बड़ी है, नहीं बड़ी है, सो 7/4 हुई, एंड लास्ट में 1/6 कम हुई, 5/6 होगी ना, कोरोना आ गया तो कम कर दी, और अब 72,500। सो 7 कैंसिल, 4 2 2 3 है ना, x इज इक्वल टू 72,500 इंटू 3/5, ठीक है ना, 43,500, ठीक है ना। तो ये वही का वही है। यहाँ पे ये वाले का आंसर इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वापस वही है। हमेशा ये कॉमन क्वेश्चन है कि कुछ वोट्स होते हैं, उसमें से कुछ वोटर्स पहले तो होते, कुछ वोट्स नहीं देते, जो वोट्स पढ़ते उसमें से कुछ इनवैलिड होते तो वैलिड वोट्स मिलते, और फिर वैलिड वोट में से कौन कितने से जीता। तो हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड वोटर्स को R मान लें, तो वापस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 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 बहुत सारे परसेंटेजेस है। 25% ने तो वोट नहीं दिया था, यानी 3/4 ने वोट दिया था, इसमें से 20% इनवैलिड थे, यानी 80 4/5 वैलिड थे, और इसमें से 57.5% ए को मिले हैं, लेकिन हमें कितने मिले हैं वो नहीं दिए, हमें तो डिफरेंस दिया है ना ए और बी का। तो अगर इसको 57.5 मिले तो बी को ऑब्वियसली 42.5 मिले, और दोनों का डिफरेंस 15%, तो इस वैलिड वोट का जो 15% है वो 540 है। मेकिंग सेंस, ठीक है ना। क्या आ रहा है तो बता दो, रजिस्टर्ड वोटर्स 6 या 60, 6, ओके, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें भी वही का वही सेम फंडा है। तो एक और चीज़, जब भी प्राइस इनटू क्वांटिटी सेल्स होती है, तो सेल्स में जो भी चेंज आता है वो इसका चेंज एंड इसका चेंज आता है, हाँ या ना। तो वापस आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज़ कर सकते हो, रेप्लिका भी ले सकते हो। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज बाय इतना, सेल्स डिक्रीज बाय इतना, तो ये ओवरऑल जो सेल्स है, मतलब कि रेवेन्यू पे जो इफेक्ट आएगी, तो प्राइस 3/8 बढ़ना यानी 11/8 होना, और ये 2/11 कम होना यानी 9/11 होना, तो आ गया 9/8। तो सेल्स 9/8 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 1/8 इंक्रीज, यानी कि 12.5%
प्लस होना, है ना। आप रेप्लिका भी ले सकते हो कि चलो भाई 3/8 बढ़ा तो ये प्राइस इंटू क्वांटिटी सेल्स है, प्राइस 8 से 11 हो गया, आर्टिकल सोल्ड 2/11 कम हुए, 11 से 9 हो गए, तो पहले 88 का सेल्स था, अब 99 का सेल्स है, तो सेल्स कितना बढ़ा 11/88, दैट इज सेम, राइट। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। सिमिलर ओके वापस प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स था, यहाँ पे वो सेल्स बजट लग रहा है ना, दुकान वाले के लिए सेल्स, हाउस होल्ड के लिए बजट, एक ही चीज़ है। तो वापस या तो आप कर सकते हो रेप्लिका या तो सीधा प्राइस इंक्रीज बाय 2/3, तो प्राइस 5/3 हो गई, बजट यानी ओके ये 1/15 है ना, सो 16/15 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 16/15 इंटू 3/5, है ना, सो 40 कुछ कटता है, 3 5 16/25, ठीक है। तो क्वांटिटी पहले तो 1 रखी थी हमने सब 1 1 1, तो 9/25 डिक्रीज हुई 36%, 36% कम हुई। एक तरीका ये था, एक तरीका आपको अगर ये उससे करना हो तो हम सीधा सोचेंगे कि 2/3 बढ़ना यानी 3 से 5 हो जाना प्राइस, और क्वांटिटी पता नहीं क्या हुई, पर बजट हमें पता है, ये इंटू इंटू वाला नहीं पता, पर बजट 1/15 बढ़ा यानी 15 से 16 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी पहले था 15/3 5, अभी हो गया 16/5, आया ना। तो क्वांटिटी 5 से 16/5 हुई, यानी किस रेशो में, 25 से 16 ही तो हुई, 25 से 16 मतलब वही तो होता है 16, मतलब ये नहीं सॉरी वो वाला 9/25 डिक्रीज हुई, ठीक है ना। आंसर अलग आया था तो नहीं चलेगा, वापस समझते हैं। माइनस नहीं कर सकते ना, ये दोनों की कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट बजट पे पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा प्राइस 20% बढ़ी, क्वांटिटी 10% कम हुई तो 20 - 10 10% बजट में फर्क पड़ा, ऐसा होता है। कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट आती है ना, बिकॉज दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको करना होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ना मुझे ओवरऑल तो बजट 15 से 16 तक गया है, ठीक है। अब ये प्राइस के कारण ऑलरेडी 2/3 बढ़ चुका है, 2/3 बढ़ रहा है यानी 15 का कहाँ पहुँच जाना, 25 तक तो प्राइस ही लेके गया है, लेकिन क्वांटिटी कुछ उस तरह से कम करनी पड़ेगी कि 25 से 16 हो जाए, तीसरा तरीका, है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये दोनों मिला के ये इफेक्ट आई है 15 से 16, है ना। तो 15 से 16 तक तो जाना है, उसमें से एक इम्पैक्ट हमें दी है कि इस बंदे ने 2/3 कम किया, तो 15 का 2/3 सॉरी बढ़ाया, 15 का 2/3 10 बढ़ाया, तो 25 तक तो पहुंच गए। अब वो दूसरा हमें क्या क्वांटिटी इफेक्ट करेगा कि 25 से 16 आ जाए, सो 9/25 कम होना, ये भी चलेगा, बट यू कांट सिंपली प्लस और माइनस, राइट। एक है जो मैं चाहता था, एक है जो मुझे दिखाया गया, आई एम शोन, है ना। एक है कि जो मुझे चाहिए था रेक्टेंगल, सेम एग्जैक्ट एरिया था, यानी कि हमें सबको पता है कि विथ इनटू क्या बोलते हैं लेंथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया तो सेम है जो मुझे देखना था। विथ में मुझे बोला है आई सो ए प्लॉट विद द विथ 210, जो देखा था उसकी विथ 210 थी, बट द लेंथ वॉज 40% मोर देन माई रिक्वायरमेंट, जो मैं चाहता था उससे चाहता था वो ये है ना लेंथ, उससे जो देखा वो 40% मोर था, यानी 10 14 बेसिकली 10 के 14 के, हाँ है ना। तो ये जो चाहिए था रिक्वायर्ड वेथ, रिक्वायर्ड तो ये ना वांट विथ वाली, रिक्वायर्ड विथ पूछिए ना, ये वाली रिक्वायर्ड विथ, है ना। सो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। एक तरीका तो ये है कि 210 x इज इक्वल टू, अरे मैं उल्टा कर रहा हूँ ना, शोन ये लेंथ है 2 विथ 210 इंटू 14 के
इज इक्वल टू x इंटू 10k, ठीक है ना। ओके कैंसल 84 294। और डायरेक्ट भी देखो तो एक और तरीका हो सकता था कि समझने वाली बात ये थी कि लेंथ और विथ दोनों इन्वर्सली रिलेशन हो जाएंगे, जैसे एरिया सेम है। तो अगर लेंथ 40% ज़्यादा है, लेंथ 10 की जगह 14 हो गई, तो विथ 14 की जगह 10 हो जाएगी। हाँ है ना, समझ में आ रहा है। वापस देखिए, वापस क्या विथ लेंथ वॉज 40% मोर देन माई रिक्वायरमेंट, तो लेंथ 10 की जगह 14 थी, तो विथ 14 की जगह 10 चाहिए। हाँ है ना। और ये 10 वाली तो दे दी है 210, तो 14 वाली कितनी है ना। वापस ये जो था वो मुझे वांट था, और ये जो था मुझे शोन था, है ना, मैंने देखा था वो था, ठीक है ना। लेंथ मैंने 40% ज़्यादा देखी है ना वांट से, तो वो उल्टा हो जाएगा। और फिर नया वाला दिया है तो ओरिजिनल वाला कितना, ऐसे भी कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स तो सबको पता है ना। आई वॉज स्पेंडिंग 7/8, सो 8 में से 7 खर्च कर रहा था, 1 बचा रहा था। इनकम 20% बढ़ गई, या तो इसको राउंड फिगर ले लो थोड़ा आसान हो जाए। 20% यानी 16 बढ़ गई, 96 हो गई। खर्चा 1/7 बढ़ा, 1/7 बढ़ा तो प्लस 10 हुआ, 80 हो गया। अब मेरी सेविंग कितना परसेंट बढ़ी, 60% बढ़ी। आ गया था। इससे आप कुछ इधर उधर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे गड़बड़ की, ठीक है ना। ये तो बोला है 7/8 में खर्च कर रहा था, तो 80 में से 70 खर्च कर रहा था, 10 बचा रहा था। रिप्लिका बना दिया मैंने। ये 20% बढ़ा, ये 1/7 बढ़ा। अब सेविंग पे क्या इम्पेक्ट आया, 60% बढ़ा। वापस 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/3 ऑफ द बॉयज़ का अभी क्या कर सकते हैं, मैं पता ही नहीं कि बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द स्ट्रेंथ, तो या तो स्ट्रेंथ 1 ही ले ले, फ्रैक्शन में ही पूछा है ना, 1 ले लो। अगर टोटल 1 है तो गर्ल्स 2/5 है, तो बॉयज़ 3/5 है। फिर 1/5 ऑफ द गर्ल्स, इसका 1/5 यानी 2/5 का 1/5, 2/25। ये अंडर 12 है ना, अंडर 12 के कम वाले बच्चे 2/25 एंड 1/3 ऑफ द बॉयज, इसका 1/3 1/5 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के ये 5/25 प्लस 2 7/25 हो जाएंगे। तो 7/25 बच्चे कैसे हैं, 12 से कम वाले। तो 12 और मोर वाले कितने, 18/25। एक तरीका तो ये हो सकता था, ठीक है ना। या तो फिर आप कोई नंबर भी ले सकते थे कि टोटल 5 से भी कटना चाहिए, और लेकिन फिर ये किसका है, वो 5 और 5 3 से भी कटना चाहिए ना। 5 5 25 3 75 मान लो ना, कोई दिक्कत ही ना हो। 75 अगर मान ले तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 2/5, 75 का 2/5 30। बॉयज़ कितने हो जाएंगे बाकी के 45। 1/5 ऑफ द गर्ल्स, 1/5 ऑफ द गर्ल्स यानी 6 एंड 1/3 ऑफ द बॉयज़ 15। तो 21 छोटे हैं, तो 75 में से 21 हटाओ, बाकी के 54/75 यानी 18/25 बड़े, वही तो हो गया, ठीक है ना। ये आसान था, ये भी पॉपुलेशन में से सिर्फ पूरी स्टोरी थी। परसेंटेज में पूछा है तो 100 मान के ही चलते चलो। अगर टोटल पॉपुलेशन 100 थी तो इसमें माइग्रेंट्स भी थे, लोकल भी थे। माइग्रेंट्स लोकल 35 माइग्रेंट थे, 65 लोकल थे। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, अभी के लिए तो जो स्टार्ट किया है। 20% ऑफ whom आर फ्रॉम रूरल एरिया। इसके माइग्रेंट में से 2 टाइप के थे, रूरल एरिया से आए हुए, अर्बन एरिया से आए हुए। 20% यानी इसका 20% 7, तो बाकी के 28 अर्बन एरिया से आए थे। लोकल पॉपुलेशन में से 48% फीमेल थी। अच्छा, 1000 कर लेते, थोड़ा पॉइंट में ना आए, आसान हो जाए, क्योंकि इसका अब निकालना है 48% मतलब 50% में 2% कम,
325 माइनस 13 312, ठीक है ना। 50%, 2% 6.5 का डबल, तो आसानी से आ जाए। तो एक तो ये गर्ल्स थी फीमेल, और फीमेल ये रूरल अर्बन माइग्रेंट में, इसमें 30%, 21 फीमेल थी, इसमें 40%, 112 फीमेल थी। तो कित पॉपुलेशन में से कितनी फीमेल हो गई? 445, 1000 में से 445 यानी 44.5% आपका आंसर है। आ गया था ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ते कम होते 1 या 100/100, अगर नॉर्मल परसेंटेज तो 100/100 मान लेते, ऐसे पढ़ते। तो ओरिजिनल 1/1 था, अब हो गया ये 2/9 बढ़ा यानी 11/9, ये 1/7 कम हुआ तो 6/7, तो 77/54, या तो कुछ करता था क्या? नहीं करता था ना, नहीं। तो बाय व्हाट परसेंट रिजल्टेंट फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ? 23/54, इतना परसेंटेज पूछा है ना। एक सेकेंड, ये कितना परसेंट होगा? रफली स्पीकिंग 50 27 होता है ना। तो 50% माइनस 4 ना, 27 माइनस 4 23 होता है। तो 4/54 यानी 2/27, 1/13 जितना है ना, 7-8%, ठीक है ना, 8%, अराउंड 42%। एग्जैक्ट करना हो तो भाई वो तो इंटू 100 करके कर ही सकता है, ठीक है ना। बाकी रफली वो तो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। फिर रेक्टेंगल की हर एक साइड 1/6 बढ़ गई, तो पहले 6/6 वाला था, अब 7/7 वाला हो गया, है ना। 36 की जगह 49, तो एरिया 13/36, 1/3 होता है 12/36 प्लस 1/36 अराउंड 2.5%, है ना। अराउंड 33, 2, 35, 36% के अराउंड अप्रोक्सीमेट। बाकी तो फिर एग्जैक्ट तो इंटू 100 करके कर ही सकते हैं। भी ये वाला तो मैंने उसमें कराया था कि जब भी रेशियो में कुछ ऐड या माइनस हो तो एक कंटेंट तो सेम रहता है, उसको पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, मतलब कि सॉल्ट इन द बिगिनिंग इज इक्वल टू सॉल्ट इन द एंड, है ना। तो सॉल्ट पहले कितना था? 15%, अब कितना है? 20%। तो शुरू का जो भी मिक्सचर था उसका 15% सोल्ट था, और एंड में जो भी मिक्सचर था उसका 20% सोल्ट था। तो शुरू और एंड का मिक्सचर का रेशियो 4/3 था, आया ना। ये शुरू का मिक्सचर है, ये एंड का मिक्सचर है, सोल्ट तो सेम था। तो शुरू का मिक्सचर 4 था तो 3, 4:3 के रेशियो में था। हमें बोला 30 लीटर्स इवेपोरेट किया है बीच में, तो ये ऑब्वियसली 120 होगा, और उसमें से -30 करके 90, तो ये 4:3 ना, इंटू 30 कर दो। जो दोनों में 1 का गैप है उसको 30 बनाना है ना। तो शुरू में 120 था, एंड में 90 आ गया। क्या पूछा है? ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सोल्ट पूछा है, मिक्सचर नहीं। तो ओरिजिनल 120 था, लेकिन उसमें सोल्ट तो 15% था ना, यानी 18 आपका आंसर है ना। ये हो गया था, है ना। ये मैंने कराया ना कि अगर एक सेम रहता है तो उसको जस्ट पकड़ के, क्योंकि एक कंटेंट में प्लस माइनस होता है, दूसरा कंटेंट सेम रहता है, वो इक्वेशन सबसे आसान होती है। A won an election by 324 votes. ए को एक्स माने या बी को एक्स माने, क्योंकि दूसरा सेंटेंस देखने से पता चलता है कि 20% ऑफ वोटर्स जो ए को वोट दिए थे वो मूव हो गए, तो ए को एक्स मान लेते, वो आसान हो जाएगा। ए को अगर एक्स मिले हैं तो वो जीता था ना, तो बी को एक्स -324 मिले, है ना। अब एक्स के 20% वोटर्स चले गए, यानी -0.2x इधर से गए और इधर +0.2x हो गए, लेकिन अब इक्वल नहीं हुआ। क्या बोला है? अब इक्वल नहीं हुआ, सॉरी। अब क्या हुआ है? बी डबल वोट से जीत गया। डबल वोट से मतलब 648 से जीत गया। ये वोट इससे 648 ज़्यादा है, 648 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये तो 0.8x
और ये 1.2x, तो 0.8x उधर जाएगा, 1.2x में से माइनस 0.4x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा 972। सो हमें x ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, टोटल वोट्स पूछा है, यानी 2x माइनस हमें 324 ढूंढना है, हाँ या ना, ठीक है ना। पर हाँ x तो ये ढूंढना तो पड़ेगा, इंटू 5 ही हो जाएगा ना, 0.4x इतना, तो 2x इंटू 5, दिस इंटू 5 कर दो, दिस इंटू 5, ऐसे नहीं, 0.2x उधर जाएगा, 1.4x हो जाएगा, ये है 0.8x, वो उधर माइनस नहीं हुआ, बराबर है ना, ठीक है। इंटू 5 कर दो, दिस इंटू 5 माइनस 324, दिस इंटू 5, यानी 5000 में 140 कम, ऐसा ही होता है ना। सिर्फ इतना करना है, 0.4x इतना, तो 2x कितना, इंटू 5 ही होगा, दिस इंटू 5 सिर्फ करना है, कितना आ जाएगा 4500 प्लस 4860 माइनस 324, 4536 था आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इसमें लॉजिकली सोचना बहुत मुश्किल था, तो इक्वेशन बना दो, इतने इक्वेशन में भी कोई टफ तो है नहीं, है ना। लॉजिकली वैसे सोचना है तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए अगर मेरे 20 वोटर्स आपके पास चले जाते तो हम दोनों में कितना गैप बन जाएगा, 40, डबल गैप बनता है। अगर पहले इक्वल थे तो 20 मेरे गए, आपको मिले, तो मेरे साथ डबल गैप बनता है, हाँ है ना। तो आप देखो कि वो जो 324 से जीत रहा था वो 648 से हारने लग गया, तो 324 और 648 का टोटल 972 पर आधे ही गए होंगे, क्योंकि इफेक्ट डबल दिखती है। तो 324 का 3 गुना था, 972 का आधा यानी 486, तो 486 चले गए होंगे, समझ में आ रहा है। और वो तो 20% है, तो इंटू 5 करोगे तो एक ही वोट आएंगे, और बी के वोट 486 इंटू 5 माइनस 324 है, तो 486 इंटू 10 ही कर लो ना, 4860 माइनस 324, हाँ वही तो है ना आंसर, हाँ है ना। बट ये सोचना टफ है, वो एग्ज़ाम के टाइम पे इतना सोचना बैठेंगे तब तक तो फिर है ना छूट जाएगी गाड़ी, और कुछ गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो पता हो कि भाई वो आधे का इम्पेक्ट आता है, हाँ या ना। वो उतना सारा मतलब इतना देखा, इतना आसान सा इक्वेशन हो, तो फिर लॉजिक सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। हाँ स्ट्राइक सीधा होता है तो बात अलग है कि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया है कि इसमें इतना गया, तो आपको पता है कि वो डबल इम्पैक्ट आती है, और फटाक से कर दिया, देन वेल एंड गुड। क्लियर है, ठीक है ना। इनकम पहले x थी, अब x प्लस 6000 है, 25% दोनों में टैक्स फ्री थी, यानी इसका 3/4 पे ही टैक्स लगेगा, इसके भी 3/4 पे ही टैक्स लगेगा। पहले 18% लगता था, इंटू 18/100, अब 15% लगता है, इंटू 15/100। और टैक्स में क्या फ़र्क है, डिड नॉट चेंज, ये दोनों इक्वल है, तो 3/4 कैंसल, 100 कैंसल, है ना। 6 3 5 3 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 30,000, सो x इज इक्वल टू 30,000। तो इसमें हम लॉजिक कहाँ ढूंढने बैठे हैं ना, इतना आसान सा इक्वेशन है, फटाक से बना दो। लॉजिक ढूंढते तो क्या होता कि रेट अगर 6 से 5 के रेशियो में गया है तो इनकम 5 से 6 के रेशियो में गई होनी चाहिए, 5 से 6 के रेशियो में, और 6000 बड़ी है, तो 5 से 6 तो 30 से 36। पूछा क्या है, इनिशियल इनकम तो 30 है ना, है तो सही नहीं, लेकिन वो 3/4 का क्या है, ये 25% टैक्स फ्री है, उसका तो हमने यूज़ भी नहीं किया, तो सही है कि गलत है कि, एक सेकेंड। वैसे अगर रेट 18 से 15 हो गया तो इनकम 15 से 18 होनी चाहिए, तो ये तो सेम आएगा ना, समझ में आ रहा है, सही। अच्छा ये सेम था इसलिए देखने की ज़रूरत है नहीं, तो वो 5 से 6 के रेशियो में बड़ी होगी, 5 से 6, एक बड़ी वो 6000,
तो 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 6 36, 6 से, पर वो सब टफ है अभी के लिए। मैं बताऊँ तो आसान लगता है, लेकिन वो फिर एग्ज़ाम टाइम पे सोचना, उससे जब फटाक से इक्वेशन बना दो। अगर क्योंकि इनकम टैक्स सेम रहा इसलिए, ये कुछ बड़ा कम हुआ होगा कि 5,000 कम 5,000 ज़्यादा, तो वैसे भी इक्वेशन बनाना पड़ता। वो तो एग्जैक्ट चेंज नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि जब भी इनकम इनटू रेट, ये इनकम टैक्स होता है, और क्योंकि इनकम टैक्स चेंज नहीं हुआ तो ये दोनों इनवर्स रिलेशन में होता है ना। और इवन स्लैब भी चेंज नहीं हुआ वो वाला, वरना भी कोई चेंज आता तो वो तो हम लक बाई चांस इसमें वो सब है ना। तो हम कर सकते भी, वो पहले 25% अब 15% या 20% होता तो वो भी करना पड़ता। तो अभी के लिए इनकम अगर टैक्स रेट अगर 18 से 15 गया है तो 6 से 5 का रेशियो है, तो ये 5 से 6 का रेशियो होगा। तो दोनों में जो बड़ा है वो के 6,000 है, के 6,000 है, तो ये 6 इंटू 5 30,000, ये 36,000 है ना। फिर तो लक बाई चांस इसमें बहुत सारा सेम है इसलिए, अदरवाइज इक्वेशन तो आना ही चाहिए। ओके तो 7% उसको मिल रहा था, लेकिन वो बोले नहीं 3,000 तो फिक्स दे दो। तो उससे बोला 3,000 फिक्स करोगे तो फिर 10,000 से ऊपर सेल करेगा, उसमें ही 4% का बेसर होगा। एक तो नॉर्मल भी कर सकते हो कि पहले के हिसाब से उसकी सेल्स अगर एक्स था, है ना, तो पहले के हिसाब से उसको एक्स का 7% मिलता। अब के हिसाब से 3,000 प्लस एक्स में से 10,000 माइनस करो, और जो एक्स्ट्रा सैलरी उसका 4% मिलता, और तब उसको 800 का फ़ायदा हुआ है ना, यानी इससे ओरिजिनल से 800 ज़्यादा, ये वाला है ना। बस ये आना चाहिए एटलीस्ट। तो ये तो आप कर लोगे, लेकिन क्या शॉर्टकट हो सकता था वापस, क्योंकि हम 7% की जगह 4% पे अटक गए, और 10,000 तक तो अगर मैं पहले 10,000 का सेल करता तो 700 मिलते, अब 3,000 नहीं 7% 700 मिलते, अब 3,000 मिल रहे, तो 2,300 के फायदे पे भी तो मैं रह ही रहा हूँ 10,000 तक। पर आगे जितना सेल मारूंगा उसमें 3% का लॉस हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। और मुझे 800 का ही फायदा रहना है, तो 1,500 का लॉस करना है, और ये 1,500 अगर 3% है, 3% 1,500, तो 1% 500, 1% 500, तो 100% 50,000। लेकिन वो तो 10,000 के ऊपर 50,000, वो भी भूलना नहीं है। तो टोटल तो 60,000 का सेल्स शायद होना चाहिए। देखो तो आंसर क्या आ रहा है, पर ये देखो बताने के लिए तो अच्छा है, ठीक है, पर वो टफ है। ऑन द एग्ज़ाम डेट अगर बहुत सारी प्रैक्टिस की और हमेशा सोचा है तो कर लोगे, ठीक है ना। हमेशा आप लॉजिकली सोचने की ट्राई किए पहले यहाँ पे कि हर क्वेश्चन को देख के नहीं इसमें क्या, पहले तो बहुत टाइम जाएगा, ये फटाक से हो जाएगा, पर फिर भी सोचने पे टाइम दिया है तो एग्ज़ाम में आप फटाफट कर सकते हो। ये आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीका तो यही होगा ना, एक्स का 6% इज इक्वल टू वाई का 7.5% प्लस 240, लेकिन x प्लस वाई इज 40,000, है ना। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ लॉजिकली सोचूं तो, क्योंकि 6% वाले पे ज़्यादा इनकम हुई तो ज़्यादा ही डाले होंगे, शायद 30 और 10 मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे 30 डाले ऊपर और नीचे 10 डालते हैं, तो 30 का 6% 1,800 मिलता, इसका 7.5% 750 मिलता। तो पहले में बहुत ज़्यादा मिल जाता है 1,050, लेकिन मुझे तो सिर्फ कितना ज़्यादा चाहिए था 240, यानी इस पर मैंने ज़्यादा ही मान लिया है। थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट इधर, अगर मैं 100 रुपये भी इधर से इधर करूँगा तो इधर 6 कम होगा और इधर 7.5 बढ़ेगा, है ना, वही होगा ना, 6 और 7.5 13.5 का गैप पड़ेगा। तो यानी 27 रुपये यहाँ से यहाँ इनकम मूव करनी है तो 200 रुपये मूव करने चाहिए। मुझे 1,050 कर रहा है तो कितने मूव करने चाहिए, 800
सॉरी 240 ही है। 200 रुपये मूव करूँगा तो यार 200 का 6% 12 मिलता था, वो नहीं मिलेंगे, और यहाँ 200 का 7.5 15, यानी 27 बढ़ेंगे ना। वैसे नहीं 1050 के बदले 240 नहीं है। मैंने कुछ गड़बड़ की है? अच्छा 240 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ 240 है। नहीं उधर अरे नहीं उधर नहीं, हाँ 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 सही बात है। नीचे 750 में समझाते समझाते मैं ही भूल गया क्या किया था मैंने। एक सेकेंड, यहाँ 1800, हाँ एक सेकेंड। तो मुझे ऑलरेडी जो गैप है वो 1050 का है, मुझे 240 का तो रखना है। तो 1050 माइनस 240 यानी 810 तो इंटू, हाँ अब दिख गया, इंटू 3 है ना, इंटू 3 यानी 6000 मूव कर लेने चाहिए थे। 30,000 में से 6000 मूव करूँगा तो 24,000 इसमें, और यहाँ 6 बढ़ेंगे तो 16,000 उसमें। 16,000 है आंसर, है ना। देखो तो लॉजिक होते हैं पर बहुत टफ होते हैं सच, है ना। ये आपको आसानी से आंसर तो दे ही देगा, आपने ऐसे ही किया होगा, ठीक है ना। बाकी समझ में आ रहा है। एक बार मैंने सोचा कि जो ट्रायल एरर करते हैं और फिर थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तो वो भी कर सकते थे। इसमें समझना ये था कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बोला जब भी परसेंटेज पूछा है, फिगर कोई मायने नहीं रखता, तो पहले 100 रुपये मान लो कि 100 प्लस 18% GST, तो 118 की चीज़ थी, मैंने 100 रुपये में ले ली, तो कितना डिस्काउंट हुआ? 18/118, है ना। 9/59 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज तो मिल ही जाएगा, है ना। परसेंटेज में रफली स्पीकिंग 15% हो, क्योंकि 9/60 होता तो 15% आता, तो 15% से थोड़ा शायद ज़्यादा होता होगा, है ना, क्योंकि नीचे 59 है। 60 पे 9 15 होता है, तो 59 पे 9 थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, 15 से थोड़ा ज़्यादा। ये टाइप के क्वेश्चंस तो हमने किए ही थे। मैंने उसमें सिर्फ इतना किया कि वो टीवी जो था वो 100 रुपये, ये दोनों सेम है ना, तो 100 रुपये मान लो कि 100 प्लस 18% GST, तो 118 उसको पे करने थे, पर उसने नेगोशिएट करके इस तरह नेगोशिएट किया कि फाइनली 100 ही पे करना पड़ा। तो 118 की जगह 100 पे किया, तो कितना GST मतलब डिस्काउंट मिला होगा? 18/118। उसके फिगर को मत देखो वरना टाइम पास हो जाएगा, आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना। हमने पहले वो जब परसेंटेज पढ़ाया तो ये बताए थे, काफ़ी एग्जाम्पल भी किए थे। जैसे इसमें भी वही चीज़ कि भाई प्राइस चाहे जो भी हो, क्वांटिटी चाहे जो भी हो, वापस मैं 500 में लेके 550 में बेचूँ या 100 में लेके 110 में बेचूँ, परसेंट 10 ही होता है। तो प्राइस का रेशियो लेना इंपॉर्टेंट है, प्राइस लेनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसी तरह मैं चाहे 100 चीज़ लूँ चाहे एक चीज़ लूँ, परसेंटेज में तो 10 का % ही फायदा होगा ना। तो क्वांटिटी का भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रेशियो। अगर अलग अलग क्वांटिटी तो उसका रेशियो इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी और प्राइस का सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अगर आपको याद है तो 10% ऑफ लेमन एंड बाकी लेमन, तो मैं 10 ही खरीदता हूँ, 10 लेमन खरीदूंगा, बेचूंगा 1 और बाकी 9, है ना। ओके, प्राइस भी ले लूँगा, क्या क्या प्राइस है? 126 पर 100, 70 पर 100, 154 पर 100, सब 14 से कटते हैं शायद। 14 इंटू 9, 14 इंटू 5, 14 इंटू 11, तो मैं 9, ये 14 और 9 पर 100 क्या पर पीस ले लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो 9 रुपये में ख़रीदा, तो 10 इंटू 9, कॉस्ट मेरी 90, सेलिंग प्राइस मेरी 2 है ना। एक बेचा मैंने 14 इंटू 5, 5 रुपये में, और दूसरा इंटू 11, 99 रुपये में, तो कितना सेलिंग प्राइस मिला? 104। कितना प्रॉफिट हुआ? 14/90, 7/45। तो ये जो भी इंटू 100 रफली स्पीकिंग 1/6 और 1/7 के बीच में है ना। 1/6 और 15% के जैसा ही आएगा ना शायद, है ना, अराउंड। एग्जैक्ट तो फिर इंटू 100 करके कर ही सकते। क्लियर है ना। तो आया था सेम आंसर, लंबा लंबा पर मतलब 1.26 लिया था, फिर 0.7 1.5। पर मैंने ये बताया था आपको कि वो प्राइस मैटर नहीं करती, ऐसा सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कराया भी था, ठीक है ना। क्या ही फर्क पड़ता है, 126 पर 100 हो, 70 पर 100, 154 पर 100 हो, मैं पर पीस मान लूँ, मतलब 100 गुनी प्राइस कर ली ना मैंने, पर कॉस्ट में भी 100 गुनी की, सेलिंग प्राइस में भी 100 टाइम्स की, है ना। और फिर डिवाइड बाय 14 कर दिया, तो सब में किया ना, कॉस्ट में भी किया, सेलिंग में, हमें तो रेशियो से लेना देना होता है। आर यू गेटिंग दिस, है ना।
क्योंकि कॉस्ट अगर मान लो रियल में, समझ में आ रहा है, जो भी हो, मैं इसको इंटू 14/9 मान इंटू 100/14 मान लूँ और इसको भी इंटू 100/14 मान लूँ, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज में कोई फ़र्क पड़ेगा? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ इंटू 100 कर दिया प्राइस, दोनों तरफ डिवाइड बाई 14 कर दिया, चाहे कॉस्ट प्राइस थी चाहे सेलिंग प्राइस थी, क्वांटिटी में भी वही किया है ना, दोनों तरफ करते तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आसान हो जाना चाहिए। क्लियर है? वरना फिर बहुत लंबा जाएगा ये वाले। फिर हमें पता है कॉस्ट, लेबल प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, ये 3 चीज़ होती है ना। पहले बंदा मार्कअप करता है, यहाँ से यहाँ मार्कअप करता है और फिर यहाँ से यहाँ डिस्काउंट देता है ना। तो इसमें से कुछ 2 चीज़ दी होगी, कुछ तीसरी पूछी होगी, है ना। ये कॉमन तरीका है। तो मार्कअप किया 2/3, तो 1 था तो 5/3 एक तरीका ये, और 1/6 डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 5/3 का 5/6, है ना। 1/6 डिस्काउंट दिया तो 25/18, तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से यहाँ 7/18 इंटू 100 कर दो, तो जो भी परसेंटेज आता है ये, या तो आप रेप्लिका ले लो, कॉस्ट, लेबल प्राइस, सेलिंग प्राइस, जैसे ए से बी का रेशियो बी से सी का, उस तरह लो। 2/3 मार्कअप करना यानी 3 पे 5 का लेबल लगाना, और 1/6 डिस्काउंट देना यानी 6 लेबल प्राइस को 5 पे बेचना, तो 18, 30, 25, तो कॉस्ट 18, सेलिंग प्राइस 25, कितना प्रॉफिट हुआ 7/18, तो सेम ही तो आएगा, है ना। ऐसे किया था तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे किया हो तो भी दिक्कत, तूने ऐसे किया था, ठीक है, फाइन ना। मार्क्सअप X%, बट डिस्काउंट 1/15 होता है, नहीं 1/12, ओके। तो लेबल 12, सेलिंग प्राइस 11, है ना, ओके। एंड 3/8 प्रॉफिट है, 3/8 प्रॉफिट है मतलब कॉस्ट 8 तो सेलिंग प्राइस 11, तो ये तो बढ़िया है, 11 ही हो गया। 12:11:8, तो मार्कअप कितना किया 8 पे 4, 50%, ठीक है ना। ये वाला नहीं हुआ था, कैसे किया था, ऐसे या वो वाला, वो वाला करना हो तो लेबल प्राइस इंटू 1 कितना 12 है ना, 11/12 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट इंटू 11/8, है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, सो L/C इज इक्वल टू 12/8, है ना, तो 3/2, यानी कॉस्ट 2, सेलिंग प्राइस 3, तो भी तो वही हुआ 50%, ठीक है ना। जो करो, ये तो आप 100 पे भी ले सकते हो कि भाई अगर कॉस्ट 100 थी तो लेबल लगाया 187.5, पता नहीं कितना डिस्काउंट दिया, पर इतना तो पता है ना सेलिंग प्राइस 125 है ना, तो डिस्काउंट कितना दिया 62.5 ओवर 187.5, 1/3, है ना, 33.33%, क्योंकि ये तो दोनों 100 पे था तो 100 पे भी कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी जो भी 7/8 मार्कअप करना, यानी कॉस्ट लेबल प्राइस 7/8, ये 7, अरे ये 8 तो ये 15, 8 पे 7, है ना, 7/8 बढ़ाया, डिस्काउंट पता नहीं कितना दिया पर प्रॉफिट 25% हो रहा है, तो कॉस्ट 8 ली थी तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस 10 हो जाएगी, तो डिस्काउंट यहाँ से यहाँ कितना दिया है 5/15, 1/3, है ना। या तो फिर आपने तीसरे तरीके से इस बार ये वाला किया, ठीक है, वही किया, तो उसमें आप करते हो लेबल प्राइस इज इक्वल टू 15/8 ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/4 ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इससे दिस इक्वल टू नहीं, दिस इक्वल टू दिस तो नहीं है, पर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट करके, है ना। इसका आंसर 25%, 33%,
आप सोच लो एक बार, चलो इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे 6/24 नहीं करते, 25 वाले गलत है। 6/18 किया तो 33.33% सही है। देखिए आपको ऐसे इक्वेशन बना दूँ तो कॉस्ट को हम x मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्योंकि 24 पेन खरीदी और बेची है तो कॉस्ट 24x, सेलिंग प्राइस 24y, आया ना, यहाँ तक ठीक है। कॉस्ट 24x, सेलिंग प्राइस 24y। बीच में प्रॉफिट हो तो प्लस करो, सेलिंग प्राइस हो तो माइनस करो, तो बीच में प्रॉफिट है तो प्लस करो। क्या है, 6x है या 6y है? 6y, आया ना। सो 24x इज इक्वल टू 18y, x बाई y इज इक्वल टू 18/24। तो x यानी कॉस्ट 18 थी, सेलिंग प्राइस 24 था, तो प्रॉफिट कितना हुआ 6 ओवर कॉस्ट 18, 1/3, आया ना, है ना। तो सर कॉस्ट प्राइस हम 24 मान, ठीक है। सेलिंग प्राइस 30 हो, पर कॉस्ट प्राइस 24 यानी तूने पर पेन x मानी, तो प्रॉफिट 6 रुपए की कॉस्ट प्राइस हुआ, 6 रुपए की सेलिंग प्राइस कहाँ हुआ, है ना। तो कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस 24 मान, ये हर एक पेन 1-1 रुपये में बेची, तो सेलिंग प्राइस 24, तो प्रॉफिट कितना 6, तो कॉस्ट कितनी 18, ऐसा मान। 1-1 रुपया मानना है तो सेलिंग प्राइस को मानो, कॉस्ट को नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस जिसमें दिया हो ना उसको मानना पड़ेगा, है ना, तो आसान होगा। क्लियर है। तो हमें सेलिंग प्राइस 6 पेन की दी है तो सेलिंग प्राइस को 1-1 रुपया मानो, तो 24 रुपये में बेचा, 6 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट 18 तो भी हो जाता, वो लॉजिकली हो जाता। बाकी ये आपको समझाने के लिए पूरा इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस ये तो कोई दिक्कत नहीं, 4/24 1/6 कर सकते हो, ठीक है ना। जब कॉस्ट प्राइस का ही प्रॉफिट लॉस हो तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा आएगा नहीं, उल्टा पूछेंगे, और वो भी कोई सीमेंट वीमेंट में छोटा, और छोटा भी नहीं होगा, ये तो बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप अगर कॉस्ट को ही 1 रुपया मान लो तो कॉस्ट 24 और 4 प्रॉफिट, राइट, क्योंकि कॉस्ट को ही 1 रुपया माना है तो 24 खरीदी होगी तो 24 रुपया कॉस्ट होगी, और 24 ही तो 4 ही तो प्रॉफिट हुआ है ना। इक्वेशन से भी वही आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, आपने तो 1/6 दे दिया होगा, है ना। अब 1/6 नहीं चलेगा, तो सोचो, तूने दिया था 1/6, 14.28 सही है। तो इस बार सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानी तो सेलिंग प्राइस 18 रुपये हो जाएगी, आया ना। टोटल 1-1 में बेच दिया तो 18 रुपये, और लॉस कितना हो जाएगा 3 रुपये, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 21 ना। तो 21 पे 3, 1/7, 14.28%, राइट, क्लियर है। तो जब सेलिंग प्राइस में दिया है तो सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लो, या तो वो इक्वेशन लंबा सा कर सकते हो, पर वो तो फिर ये आसान है कि सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मानो, वो आसान। ये तो कॉस्ट प्राइस, ये तो सीधा 2/18, 1/9, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप इसमें कॉस्ट को 1 रुपया मानते हो। तो 18 पेन खरीदी भी होगी तो 18 कॉस्ट और 2 लॉस, तो सीधे सीधा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, 16.66 प्रॉफिट। तो इसमें तो 18y, सेलिंग प्राइस y है, इज इक्वल टू 21x, तो x और y का रेशियो, कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस का रेशियो 18/21, तो प्रॉफिट हुआ 3 ओवर 18, है ना, 1/6, ठीक है, 16.66%, ठीक है।
इसका आंसर 4% लॉस। तो ये भाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक, लोग काफ़ी लोग रट्टा मार लेते हैं। भाई मैं बहुत कम बोलता हूँ कि रट्टा मारो, पर ये आप रट्टा मार सकते हो। अर्थमेटिक में कोई रट्टा की ज़रूरत नहीं होती, पर दो, एक इसमें है, एक टाइम स्पेड डिस्टेंस में, एक टाइम एंड वर्क में है। 3 जगह पे आप रट्टा मार सकते हो। वो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इसमें आप ये रट्टा मार सकते हो कि जब दो चीज़ बेचते हैं, 1 at R% प्रॉफिट, 1 at R% लॉस, सेलिंग प्राइस इज सेम, ये तीनों चीज़ है तभी काम आएगा। रट्टा में भी बहुत याद रखना पड़ेगा, ये 3 चीज़ है तब ओवरऑल R² बाय 100% का लॉस होता है। वो इक्वेशन से ही लाए तो लास्ट में पता चला तो अपने रट्टा मार लिया। तो इसमें क्या है, एक में 20% प्रॉफिट, एक में 20% लॉस, ओवरऑल क्या कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है ना। तो 20 का स्क्वायर 400/100, 4% लॉस चलेगा। ठीक है, क्लियर है। वरना क्या होगा, वरना आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि 5 की चीज़ 6 पे बेची, 5 की चीज़ 4 पे बेची, है ना। कॉस्ट सेलिंग प्राइस 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट 1/5 लॉस हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम करनी है तो 6 और 4 का 12 करना पड़ेगा। इसको इंटू 2 10/12, इसको इंटू 3 15/12, तो ओवरऑल क्या हुआ, 25 की चीज़ 24 में बेची, है ना। तो कितना लॉस हुआ, 1 किस पे, 25 पे, क्या आता है 4% लॉस। तो ये पूरी इतनी आप मेहनत करो, रेप्लिका बनाओ, 5 से 6 5 से 4 ये इक्वल करो, रेप्लिका फिर करो, है ना। तो रट्टा मार लिया हो, और ये तो 20 था तो आसान रेप्लिका था। अभी 16% बोला होता तो 16% प्रॉफिट 16% लॉस, तो फॉर्मूला में कुछ नहीं, 16 का स्क्वायर 256/100, 2.56% लॉस, टिक करो, बात खत्म। तो इसलिए वहाँ पे फ़ायदा होगा। तब भी ये तो ये सेम होगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम सेलिंग प्राइस, कॉस्ट सेम हो तो मत कर देना, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, है ना। सर ने बोला था रट्टा, तो देखना पूरा, है ना, कि भाई सेलिंग प्राइस सेम हो तब, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेम होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाता है, ठीक है ना। सर वो A plus B plus AB by 100 वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कंसेक्यूटिव चेंजेस में, जब दो चेंज, इसमें नहीं, ये कंसेक्यूटिव चेंज नहीं, ये तो अलग अलग चीज़ों का था। भाई दो चीज़, अगर एक ही चीज़ 10% बढ़ती है, बाद में 20% बढ़ती है ना, तो 10 + 20 30 + 20 का 10%, दो और, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव चेंजेस है तो क्या होता है कि पहले 100 था, 10% बढ़ा, अब वैल्यू 100 + 10 हो गई, तो अब जो 20% बढ़ा वो ओरिजिनल का तो 20% बढ़ता है, पर जो बड़ा है उसका भी 20% बढ़ता है, यानी 2, तो टोटल कितना बढ़ा आपका 20 10 30 32, तो 20 और 10 तो बढ़ा, 10% और 20%, पर जो इंक्रीमेंट था उसका वापस इंक्रीमेंट भी तो बढ़ा, है ना। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो चीज़, है ना। तो जब 2% बढ़े हो तो उसको, जैसे अगर मैं बोलूँ कंसेक्यूटिव, पहले 30% बढ़ा, बाद में 15% बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, तो 15 + 30 45 + 4.5, 15 का 30% 4.5, तो 49.5% बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ की वैल्यू पहले 30% बढ़ी, बाद में 15% बढ़ी, तो ओवरऑल कितनी बढ़ी, तो आप 100 लेके तो करते ही हो कि पहले 100 था तो 130 हुआ, 130 का 15% 19.5, तो 149.5 हुआ, तो ओवरऑल 49.5% बढ़ा। दूसरा तरीका है 30 + 15 45 + 30 का 15% 4.5, 45 + 4.5 49.5, क्लियर है ना। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसी से आया नहीं, बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, इसमें करके बताओ, इसमें भी सेम सेलिंग प्राइस है, आप वो फॉर्मूला इसमें लगाओ और फिर आंसर बताओ। ये भी वही है ना, एक में इतना % प्रॉफिट, एक में इतना % लॉस, ओवरऑल क्या होगा, सेलिंग प्राइस सेम है ना। आप बोल रहे हो A + B - AB चलेगा, चला के बताओ क्या आता है आंसर।
क्या रहा है आंसर? इसका तो 12.5 है, वो मेथड से नहीं पता, क्योंकि वो तो पता है 33.32 आपकी ए प्लस बी वाली मेथड से ना, हाँ, आप तो करते हो कि 66.66 माइनस 20 ए, इस दोनों का टोटल माइनस ए का बी परसेंट, 66.66 का 20 यानी 13.33, 13.33, तो आंसर आता है 33.33 आपके ए प्लस बी वाली मेथड से, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे देखते हैं, एक आर्टिकल 2/3 प्रॉफिट से बेचा, यानी 3 की चीज़ 5 पे बेची, दूसरा 20% लॉस में 5 की चीज़ 4 पे बेची, ये सेम करना है ना, तो इसको इंटू 4 करेंगे तो 12-20, इसको इंटू 5 करेंगे तो 25-20, 37 की चीज़ 40 में बेची, तो 3 प्रॉफिट ओवर 37 इंटू 100, इवन 10% से भी कम है, 33 तो छोड़ो, आया ना आपके सामने, सेलिंग प्राइस सेम है, 66.66% प्रॉफिट है, 20% लॉस भी है, जो उन्होंने बोला था ऐसा एग्जैक्ट है, तो इसमें जो होगा वो सही आंसर होगा या वो वाला, ये वाला है ना। तो ये तो लेस देन कितना आ रहा था, 7.4, इतना तो कहाँ से होगा, 9 तो हो ही जाएगा ना, 37 9 से, 2.7, अरे 3/37 यानी 9 तो आएगा ना, 37 9 से कितना आएगा, नहीं 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 नहीं, सही बात है, सही बात है, 74, एक सेकंड 370 माइनस 74 यानी 370 माइनस 74 8 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 84/37% टू बी प्रिसाइज, आई थिंक 8.09 या ऐसा कुछ है ना, 8.1 आया, हाँ जो भी 8.09 या 8.1, ठीक है ना, क्योंकि 37 8 जा 296, 4 बच गया ऊपर, तो 7 नहीं 8 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये गलत मेथड, इसमें ए प्लस बी वाला मत लगाओ, हाँ, उसमें लक बाई चांस वो वही बैठ जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो मेथड है, ठीक है, उसका इक्वेशन बना के मिलेगा अल्टीमेटली बाकी का, क्योंकि इक्वल है इसलिए बाकी का कैंसिल हो जाता है, दैट डजंट मीन कि अलग अलग होगा तो वो मेथड चलेगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट कंसेक्यूटिव होगा तभी चलेगा, फाइन। हाँ, कंसेक्यूटिव 2 तरीके से हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है ना, तो इसमें भी चलता, हमने जो वो वाला किया था ना, उसमें भी हम ये लगा सकते थे, बहुत सारे हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला है, ये प्राइस इतनी बड़ी, ये वाला इवन प्राइस 3/8 बढ़ा तो 11/8 हुआ, इंटू तो वो तो हमने वही किया ही था ना कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट की तरह, हाँ पर इसमें कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट भी कर सकते थे, 37 पॉइंट पर ये पॉइंट में था, प्लस 18 पॉइंट क्या होता है 2/11 यानी 18 है ना, और ये डिक्रीज था सॉरी, तो माइनस ए प्लस बी माइनस, अब इसका ये परसेंट लेकिन कैसा अजीब आएगा, कर लोगे तो हो तो जाएगा, पर ये उसमें करने लायक था नहीं, ये क्वेश्चन तब तो समझ में आए थे ना, हाँ वो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, इसको हम ए इतना परसेंट बढ़ा इतना परसेंट कम हुआ, अगर ये मान लो ऐसा होता ना कि प्राइस क्वेश्चन ऐसा होता ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा अजीब से परसेंटेज थे, पर मान लो ऐसा होता तो ये मेथड यहाँ चलता, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस 20% बढ़ी, क्वांटिटी 5% कम हुई, तो सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगी, तो आप बोल सकते हो 20 माइनस 5 माइनस 20 का 5, 20 का 5% क्या होता है 1, 20 माइनस 6 14% बढ़ेगा सेल्स, ऐसा कर सकते थे, ए प्लस बी प्लस ए का बी परसेंट, पर एक माइनस है तो ए का बी परसेंट माइनस हो जाता है, ए प्लस बी यानी 20 माइनस 5, और ए का बी परसेंट प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 20 का 5% 1, तो ऐसा आप रट्टा मार सकते हो, वैसे नॉर्मल तरीका तो यही होगा जो हमने किया था कि प्राइस पहले मान लो 10 इंटू 10 था तो 100 था, अब ये 20% बढ़ा तो 12 हो गया, ये 5% कम हुआ तो 5% 0.5 9.5 हो गया, और अब 12 इंटू 9.5 यानी 6 इंटू 19 114 हो गया, तो क्या हुआ 14% बढ़ा, ये आपका रेप्लिका मेथड था, पर ये फॉर्मूला मेथड है कि जब 2 चेंजेस होते हैं तो ओवरऑल क्या चेंजेस होंगे, तो ऐसा कोई भी जो मल्टीप्लिकेशन में है हम कर सकते
ए प्लस बी प्लस ए का B%, ऐसा कर सकते हो जब कंजिक्यूटिव 2 हो तब। पर इसमें थोड़ा अजीब नहीं था, ये तो है ना 3/8 ये है, ये कितना है -2/11 और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6/88, ये भी कर सकते हो। इसको देख लो क्या आता है, 33 - 16 17 - 6 11/88 1/8, वही तो था आंसर, है ना। समझ में आ रहा है। तो ऐसा कर सकते कि 2 चेंजेस हो, पर ये आसान है, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी कोई बार काम आता है, बाकी कोई खास शॉर्टकट नहीं है वो। ओके, हमने आई थिंक यहाँ पे एक छोड़ा, इसका आंसर बता दो। तभी हमने ये परसेंटेज पे ये खास ध्यान रखना, अगर यूज़ करो तो सेम प्रॉफिट सेम लॉस सेलिंग प्राइस सेम तभी यूज़ होता है, अलग अलग होता है तो हमने नहीं किया ना, यहाँ अलग अलग था तो हमने उसको रेप्लिकेट ही किया, ठीक है, ये वाला। कितना 600 1280 एक का 600 1600 फॉर्मूला सीखा है, अप्लाई कर सकते हो तो कर लो। वन बाई 16 लॉस आएगा। सिर्फ रुपए में पूछा है और तो क्या कुछ है। $600 ऑप्शन होगा, 600 1200 640 1280, आपने 1280 दिया, वो भी आंसर ऑप्शन में डाल दिया। चलो 1600 तो एकदम गलत है, पता नहीं कहाँ से आया। 600 1200 640 1280, 4 आंसर दे रहा हूँ और इसमें से 2 तो अभी तक पिक कर लिए बच्चों ने, 2 और बचे 1200, क्योंकि ओवरऑल लॉस पूछा है, 2 चीज़ बेची है, दोनों 9,600 पे, तो लॉस कितना 600 ओवरऑल, दोनों का कंबाइन। 1200 भी ऑप्शन में है। तेरा तो सही है भाई 1280। ये लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 25 625 6.25% यानी 1/16 लॉस होगा ओवरऑल, हाँ या ना, ये तो पता चल गया। तो वो 9,600 का 1/16 थोड़ी, तो जो दिखा उसको दे मारा वापस, जो पहले गलती। 9,600 का 1/16 वैसे 600 होता है, और तो भी आप तो 2 चीज़ भूल गए, 9,600 नहीं है सेलिंग प्राइस, 9,600 का डबल है, 9,600 9,600, हाँ या ना, तो 600 का डबल 1200 आंसर देते अगर देते तो भी, वो भी मैंने ऑप्शन में डाला था पर आपने 600 ही दिया। पर पहली चीज़ तो ये उसका थोड़ी, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस थोड़ी, ये तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस किस पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे, हाँ है ना। तो 1/16 लॉस का मतलब है कॉस्ट 16 है तो लॉस 1 है, सेलिंग प्राइस 15 है, हाँ है ना, 16 के 1 के 15 के,
हमें तो ये 15K वाला 9600 का डबल दिया है, तो K कितना समझ में आ रहा है? और डबल करना भी मत भूलना, वरना आधा आंसर आएगा। और मैंने सब आंसर डाले थे 600, 1200, और अगर डायरेक्ट कर दो तो 612, सही करो तो 640, और उसका डबल करो तो 1280, तो 1280 सही आंसर होगा। ठीक है ना? तो शॉर्टकट के चक्कर में उल्टा मत दे दो, उससे अच्छा बच्चे को पूछा होता ना कोई, तो वो भी करता कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस 9600, 9600, 19200, अच्छा 125 इतना, 100 कितना करता ना, और 75 इतना, 100 कितना करता, और फिर कॉस्ट करता, दोनों का डिफरेंस करता तो आ जाता। एटलीस्ट नॉर्मल बच्चों की तरह करते, तो भी शॉर्टकट के चक्कर में उल्टा दे बैठे, है ना? तो ध्यान रखो कि वो जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो तो कॉस्ट का होता है, तो जो दिखा उसका 1/16 मत। मैंने जानबूझ के 9600 दिया है कि आसान दिखे, ऐसे इसका 1/16 600, किसी को याद आ जाए डबल है तो 1200, है ना? पर वो याद रखना कि वो तो सेलिंग प्राइस है, ये तो कॉस्ट का 1/16 है, तो इसका तो 1/15 होगा, आया ना? 9600 के डबल का 1/15 होगा। किया हुआ ये किस तरह? 1.61x और 0.78x, फिर लिखा नहीं है, 2.39 डिवाइड बाई 2 है। 61 minus 22. वेरी नाइस। पहले तो इसको यूज़ नहीं करना, वो समझना है ना? आपने एक्स लिखा है, हम 100 ले लेते, अगर 100 कॉस्ट होती दोनों की, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है ना, तो 100 होती तो सेलिंग प्राइस हो जाती 161 एंड 78, आया ना? तो 239 200, तो प्रॉफिट हो गया 39/2%, 19.5%। और या तो जिस तरह उन्होंने किया कि वेटेड एवरेज दे दो ना भाई, कॉस्ट प्राइस सेम है, एवरेज ही निकालनी, वेटेज भी क्या, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो 60A प्लस B का आधा, 61 माइनस 22 का आधा, है ना? एवरेज परसेंटेज निकालने हैं ना, और जब कॉस्ट ही सेम है तो सीधे सीधा नॉर्मल एवरेज निकाल दो, है ना? 5, 6, 7, 8 को यूज़ मत करो। यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड, ना हाँ सर, उसमें फर्स्ट इन अनदर नहीं, सेकेंड, भूल ही गया हूँ वो बदलना। ठीक है ना? तो वापस इसका यूज़ मत करो वरना टाइम पास होगा। 3:2 है तो 300 200 मान लो ना, 300 की ये चीज़ है, 200 की ये चीज़ है। पहले पे 52% प्रॉफिट यानी 156 का प्रॉफिट, दूसरे पे 13% लॉस तो -26, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो जाएगा 130, कितने पे, 500 पे, है ना? यानी कि 26% प्रॉफिट ओवरऑल होगा। या तो वेटेड एवरेज कर लेते, 52 को 3 का वेटेज प्लस माइनस 13 को 2 का वेटेज अपॉन 5, आया ना? ठीक है ना? क्योंकि कॉस्ट का रेशियो दिया है, कॉस्ट ही तो आपका वेट्स होता है, क्योंकि कॉस्ट पे प्रॉफिट परसेंट बनते हैं। ठीक है ना? तो वेटेड एवरेज या तो मान लो 300 की चीज़, 200 की चीज़, है ना? स्टोरी बना के उसके हिसाब से कर लो, पर उसका यूज़ मत करो। परसेंटेज में रेशियो इम्पोर्टेंट है, उसका वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें तो कुछ है नहीं। ओवरऑल ना प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब पहले पे प्रॉफिट कितना हुआ था 550, तो दूसरे पे 550 का लॉस करना है। 12.5% लॉस का मतलब होता है 8K की चीज़ पे K का लॉस करके 7K पे बेचा, है ना? पर हमें तो ये जो K है वो 550 का लॉस करना है, क्योंकि पहले में जो प्रॉफिट हुआ था वो अनदर में लॉस करना है, तो ही तो ऑल टुगेदर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। K 550 है तो 7K कितना ये पूछा है, 3750 आपका आंसर। ठीक है ना? क्लियर है? एक बार पढ़ लो कि किया हुआ ये आपने कर दिया है, कितना आ रहा है 150%। बाकी लोग एक बार देख लो तो, अगर बाकी है तो।
कितना? वेरी नाइस। तो इसमें भी ये सब खर्चे वर्चे टाइम पास देखना नहीं है, क्योंकि उससे परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो ये बोला है कि 50% टॉयज़ ऐसे बेचे, 50% ऐसे। तो 2 टॉयज़ बनाओ 100 रुपये वाले, तो 200 आपकी कॉस्ट हो गई। हाँ या ना? बोला एक 50% यानी एक बाई फोर्स 50% लॉस पे बिकवा दिया है, यानी 50 पे, तो 50 ही मिला। तो बाकी का एक कितने में बेचते, जिससे कि ओवरऑल 50% प्रॉफिट करना है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 300। है ना? 200 की कॉस्ट है तो 300, ये 50 बेचा, तो ये कितने में बेचना पड़ेगा? 250 पे। 250 पे बेचना पड़ेगा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? हमने कॉस्ट तो 100 मानी थी ना, 250 पे बेच रहे हैं, तो 150% प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना? फाइन। कितना? 1/6 16.6x। तो इसमें है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वापस ये कि दो चीज़ बेची है, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। ओके, पहले में 25% प्रॉफिट, तो दूसरे में कितना परसेंट लॉस? तो पहली चीज़ 100 की 125 में बेची है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो दूसरे की भी 125 है। आया ना? नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग प्राइस तो सेम है। तो ये अगर 250 है तो ये भी 250 करना है, तो दूसरी चीज़ 150 की होगी। 150 की चीज़ 125 में बेची, तो 25 लॉस ओवर 120 150 1/6 यानी 16.66%। ठीक है ना? वैसे भी कर सकते हैं, A to B 1/5 बढ़ा तो B to A आना हो तो 1/6 करना पड़ता। 1/5 तो है ही नहीं है, 1/4 है, तो तेरा गलत है। पर 1/4 बढ़ा तो 1/5 वापस आना पड़ेगा। हाँ, तो 1/5 होता है ना, तो 1/5 आंसर का है, 1/6 आंसर तो है नहीं है ना। वो मैंने रखा इसीलिए था कि लोग वो वाला आंसर देते, पर वो नहीं है, तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वापस थोड़ी आना है, तो दो अलग अलग चीज़ है ना? दो अलग अलग चीज़ है, और एक में जितना बढ़ना है उतना दूसरे में, देख ये बढ़ा, अब तुझे वापस यहाँ पे थोड़ा आना है, तुझे तो वापस 150 तक जाना है, वो तो अलग ही हो गया ना, है ना? तो हम कहीं पे भी वो नहीं लगा दे, वही समझाना था इस क्वेश्चन से। काफ़ी लोग ऐसा बोलते कि 1/4 बढ़ा 1/5 कम हुआ, तो 20% ऑप्शन में होगा भी, है ना? लेकिन वो तो है नहीं। क्लियर है ना? तो उसको रेप्लिकेट करो, उसको विजुलाइज करने के लिए कोई नंबर दे दो, रेप्लिकेट हो जाता है डेटा कि पहले 25% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दूसरे में 1/6 लॉस। क्लियर है ना? बोलो भाई, कितना? 19। चलो बाकी सब कर दो, बाकी तो फालतू क्वेश्चन है, पता तो चले आप कैसे सोचते हो इसमें।
सो बहुत सारे तरीके, एक तो ऐसा कि रेप्लिकेट कर लो, क्योंकि 10% पानी ऐड कर रहा हूँ, 10 लीटर ले लो, तो 180 मेरी कॉस्ट। पर जब बेचने जा रहा हूँ तो 20 रुपये पे 11 बेच पाऊँगा, है ना, क्योंकि 10 की जगह 11 लीटर हो गए। कितना प्रॉफिट? 4/18, 2/9, 22.22%, है ना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, भाई जब भी हम अलग अलग तरीके से प्रॉफिट करते हैं तो कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट आता है। तो एक तो मैं 18 की चीज़ 20 पे बेच रहा हूँ, तो 18 की चीज़ 20 पे बेच रहा हूँ तो मेरी वैल्यू 2/18 बढ़ी ना, 20/18 हो गई। और 10% पानी ऐड कर रहा हूँ तो वो भी 10 से 11 हो जाएगा, यानी 11/10 वो भी हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरी सेलिंग प्राइस, समझ में आ रहा है, मेरी सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट मैंने 1 मान ली थी, तो एक तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2/18, तो सेलिंग प्राइस 20/18 हो गई, है ना। या तो ऐसा सोचो कि ये किसका क्या हुआ, मतलब 2/18 प्रॉफिट हुआ ना मेरा। जितने प्रॉफिट होते हो ना उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना दो। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ? 18 की चीज़ 20 पे बेची तो 2/18, 1/9, 1/9 यानी 10/9 आया ना वैल्यू प्रॉफिट में। और 1/10 प्रॉफिट यानी 11/10, तो ओवरऑल क्या हो गया? 10 तो कैंसिल, 11/9, 11/9 होना मतलब 2/9 प्रॉफिट होना, आया ना। समझ में आ रहा है? मैं हर परसेंटेज को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना रहा हूँ। 18 की चीज़ 20 में बेची तो 2/18, 1/9 प्रॉफिट हुआ, तो वैल्यू 10/9 तो हो ही गई, आया ना। 1/9 बढ़ना यानी 10/9 पे पहुँचा। और 10% पानी ऐड किया तो वो भी 10 का 11 किया, तो 11/10 हो गया, है ना। तो ये एक तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। ये मैंने रेप्लिकेट ही कर दिया कि पहले 10 लीटर लो और 11 बेच दो। आप बताइए। मैंने ऐसा किया कि 1 लीटर में 0.9 इंटू 18। जीरो ऐसा कहाँ बोला है कि 1 लीटर पे 10% पानी है? कहाँ बोला है कि मैंने तो 10% पानी ऐड किया है, तो एक का 1.1 करूँगा ना, 1.1 में 1 पानी, अरे 0.1 पानी है। आपने 1 में 0.1 पानी लिया, रियल में 1.1 में 0.1 पानी है ना। मैंने ऐसा कहाँ बोला कि मैं जो मिक्सचर बेच रहा हूँ उसमें 10% पानी है। मैं दूध खरीद रहा हूँ उसका 10% पानी ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो 1.1 में 0.1 पानी है, एक में 0.1 पानी नहीं है, एक में 0.9 मिल्क नहीं है, 1.1 में 1 मिल्क है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करना पड़ता। क्लियर है ना। वो लंबा पड़ता, ये भी ठीक है। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत सारे, ये जब परसेंटेज होते हैं ना तो सबका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर लो। यानी बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कॉस्ट से सेलिंग प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट। एक तो 18 का 20 किया आपने और एक 10 का 11 किया, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ओवरऑल 9 का 11 हुआ, 9 का 11 हुआ तो 2 प्रॉफिट ओवर 9। ठीक है, इस तरह से देखो तो आसान पड़ेगा। जैसे ये सर मैंने ऐसा किया, मीन्स 1000 ml मिल्क था, तो 110 ml वाटर मीन्स टोटल मिक्सचर हो जाएगा। वो हम 19.8 पे बेचेंगे क्योंकि वो सेम भी करना पड़ेगा ना। मीन्स 110 ml हम 20 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो 110 ml हमें 19.8 कॉस्ट होगा ना, कि 18 ही रखना चाहिए। एक सेकेंड, तू अगर बोल रहा है कि 1000 ml लिया और 1100 ml बेचा, तो 1000 ml तो तूने 18 रुपये पे लिया था और बेचने गया था तूने 20 पे बेचा, ये क्यों नहीं आएगा? और तू जो बोल रहा है यहाँ 19.8 क्यों? वहाँ पे 18 की जगह 19.8 मैंने सेम करने का ट्राई किया। तो सेम क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने उस पर थोड़ी बिस्लेरी का पानी डाला है कि वो भी कोई कॉस्ट करे, वो तो फ्री वाला है। तो जो 1000 की कॉस्ट थी वही गई, वो 100 ml की कहाँ कॉस्ट गई है? वो तो फ्री में नहीं है। तो ऐसा है तो तू प्लस 100 × 0 लिख दे, आया ना। वो तो 0 वाला है ना, नल का पानी डाला है, उसकी कॉस्ट दूध जैसी कैसे ले सकता है ना। ठीक है ना, वो तो तुमने दूध वाली कॉस्ट उसमें ऐड कर दी फिर कि सेम प्रोपोर्शन में, पर वो है ही नहीं, वो फ्री है ना। तो प्लस ये कर सकता है 100 × 0, तो बात वही होगी ना, 18,000 और 22,000, है ना। क्लियर है ना। जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर कंसेक्यूटिव है, मतलब आगे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं
बेचा फिर उस पे discount। तो इसमें ये सब करना बहुत टफ पड़ जाएगा, रेप्लिकेट करना। तो कंसेक्यूटिव बहुत सारी चीज़ें की है, सबको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दो कि इसका ये किया, इसका ये किया, इसका ये किया। जैसे इसमें मैंने किया, एक तो 18 का 20 में बेचा, वो प्रॉफिट है। दूसरा 10% पानी डाल तो 10 का 11 भी किया, मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाता है। तो वो सबसे आसान तरीका है। जैसे इसमें 12 पे ख़रीदा, 5% इम्प्योरिटी भी ऐड कर दी, 1 kg पे 950 ग्राम ही दिया फॉल्स वेट यूज़ करके, वो भी चीटिंग किया, और 19 रुपये पर लीटर भी बेचा। तो ढूंढो ओवरऑल। तो रेप्लिकेट करने में तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसा एक अमाउंट ढूंढना जो 950 से भी डिवाइड हो, किलो में भी होता हो, उसका 105% भी आसान हो, तो बहुत टफ हो जाएगा। करने के लिए मैं करा सकता हूँ, बट आसान क्या है भाई, एक एक हमने किस किस टाइप के प्रॉफिट किए भाई, सॉरी यहाँ पे पर लीटर होना चाहिए, नहीं पर केजी होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, एक तो 12 पे खरीद के 19 पे बेचा है। देखो प्रॉफिट क्या क्या किया, एक तो 12 पे खरीद के 19 पे भी बेचा है, 5% इम्प्योरिटीज़ भी चेक, और ये 950, तीन टाइप का प्रॉफिट है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक 12 पे चीज़ 19 पे बेचा, हमें इससे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर देते। एक तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का है, दूसरा हमने 5% का मतलब 100 का 105 भी बना दिया। कॉस्ट 100 लीटर की गई या 100 kg की गई, तो मिले 105 kg के रुपए, और 950 ग्राम ही दिया, तो कॉस्ट कितनी गई 950 ग्राम की, लेकिन रुपए पूरे किलो के मिल गए। हाँ है ना। तो सेलिंग प्राइस वाला ऊपर गया, कॉस्ट प्राइस वाला नीचे गया हर एक में। तो ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 19, 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 तो यहाँ 21, 2 0 कैंसिल, 7 3 4 3 तो 7/4 आया। तो कितना प्रॉफिट किया 3/4, 75% प्रॉफिट है ना। बाकी तो है ना, मुझे ऐसा कुछ सोचना पड़ता है जो 950 ग्राम यानी 19 और 10 का टोटल, तो चलो मैं ले लूँ 19-20 का LCM 380 किलो ले लूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। 380 kg लूँगा, लेकिन फिर 5% 20 का भी डिवाइड होना तो चलेगा। देखो, या तो मैं ऐसा ले लूँ 380 kg में खरीदता हूँ, ठीक है, शांति से देखो, पर ये रेप्लिका हो गया, पर वो बहुत लंबा, ये फटाक से आ जाएगा। उसमें अगर मैंने 380 kg खरीदे तो कॉस्ट आएगी 380 × 12, हाँ है ना, यानी कितना हो जाएगा, पहले तो वो भी टाइम पास हो जाएगा। ₹4560 मेरी कॉस्ट आएगी, है ना। अब मैं पहले तो 5% इम्प्योरिटी ऐड करूँगा, तो मेरा वेट हो जाएगा 380 + 19, 399 kg अब मेरे पास बेचने के लिए हो गए, हाँ है ना। अब वो तो मैं 0.95 से डिवाइड करूँगा ना, क्योंकि 1 किलो मेरे लिए, तो अब मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 399 डिवाइड बाई 0.95 × 19, हाँ है ना, क्योंकि सब 19 रुपये में बेच रहा हूँ और 0.950 ग्राम ही दे रहा हूँ, तो 1 किलो दिस क्वांटिटी डिवाइड बाई 0.95, उतने किलो में बेच पाऊँगा, और हर एक 19 पे। इसको सॉल्व करो तो बताओ 0.95 का डबल होता है ना 1.9, तो ये 20 से कटेगा, 3990 का डबल 4000, 8000 का 7980, तो प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ डिफरेंस 3420। किस पे प्रॉफिट हुआ ये 4560 पे। क्या ये 3/4 है, क्या ये 3/4 ही आता होगा, 0 तो कैंसल, 114 × 3, 114 × 4, 3/4 आ गया ना, 75%। तो आ तो जाएगा, पर आपको ऐसा सोचना कि मैं 380 किलो लूँ, वो भी टफ था, और बाद में सब कैलकुलेशन करने पड़े, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो अलग अलग टाइप के प्रॉफिट, एक तो 12 का 19 किया है, वो एक प्रॉफिट है, एक 5% इम्प्योरिटीज करने से 100 का 105 हो, क्योंकि कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट आएगा ना ओवरऑल, तो वो मेथड ही करो। सर आपने वो 5% इम्प्योरिटी कहाँ डाली?
5%, इम्प्योरिटीज वो कहाँ पे है? ये 380 किलो लिया था ना, हाँ। उसका 5% 19 किलो ऐड किया ना, और 399 किलो बनाया ना, क्योंकि जब 380 किलो खरीदा था तो उसका 5% यानी 19 किलो का कर डाल दिए, है ना। वो साफ़ करते रहेंगे, मैं तो फ़ायदा उठाऊंगा, तो अब 399 किलो बेचूंगा, और उसमें भी डिवाइड बाई 0.95, और हर एक के 19 रुपये मिलेंगे। तो ये ऐसा कर सकते हैं, बट डेट वुड बी डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ। x लेके कर सकते हैं इक्वेशन बना। पर फिर वो वही कर लो, फिर मैं तो बोलता हूँ। सर इसमें हमने जो ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो सर इसमें हमने पहले इम्प्योरिटीज डाली, तो फिर उसका वो कभी भी उल्टा सुल्टा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 20% बढ़ के बाद में 30% बढ़े, या 30% बढ़ के बाद में 20% बढ़े, इंटू 1.3 इंटू 1.2 हो, या इंटू 1.2 इंटू 1.3 हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो 1.2 का 1.3 इसमें वैसा नहीं और 1.3 का 1.2 सेम ही होता है ना, सेम ही होता है ना। 1.3 इंटू 1.2 करो या 1.2 इंटू 1.3 करो, क्या फ़र्क पड़ता है। वापस पहले 40% डिस्काउंट दूँ, बाद में 50% डिस्काउंट दूँ, या पहले 50 और बाद में 40 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि 0.50 इंटू 0.60 या 0.60 इंटू 0.50 एक ही होता है। सर हमने वो कंपाउंड वाला किया है इसमें। ये अपने आप कंपाउंड हो जाता है ना मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही तो है, जैसे हमने उसमें नहीं बताया था कि प्राइस 20% बढ़ी, क्वांटिटी 5% कम हुई, तो सेल्स पे क्या इम्पेक्ट हुआ। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, अपने आप वो कंपाउंड इम्पेक्ट हो जाता है। 20 ये 6/5 हुआ, और 5% कम होना यानी 19/20 होना, है ना। तो अपने आप 114/100 14% बढ़ा, आ गया था ना। तो फिर वो 20 का 5% वो क्या था? वो दूसरा मेथड था, A प्लस बी, जब दो कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट हो तो 20 माइनस 5 15 माइनस ए का 20 का 5% 1, तो भी 14 आता है ना। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो रट्टा मारू फॉर्मूला था। ये याद रख लो कि जब भी दो इम्पैक्ट आती है तो A प्लस बी प्लस ए, इससे भी इसमें करा सकता हूँ 1 सेकेंड, पर इसमें क्या है, वही तो हुआ, एक हुआ 5% फ़ायदा, पर थोड़े अजीब है ना नंबर, मतलब ठीक है, तो इसलिए फिर ये वाला ठीक है करने के लिए। तो मैं उससे भी करा दूंगा, पर थोड़ा अजीब लगेगा, फालतू में नहीं जाना उसमें। जब हम फ्रैक्शंस करें, जब फ्रैक्शन करते तो कंसेक्यूटिव इम्पैक्ट उसमें आ जाती है, ये प्लस पर फ्रैक्शन या क्या वो वैल्यू क्या हुई, वो 1/5 बढ़ना तो 1/5 नहीं लिखना है, 6/5 लिख देना है ना। 1/11 बढ़े तो इंटू 12/11 कर देना है, तो अपने आप सब इम्पैक्ट आ जाएगी। गेटिंग दिस। और देखते हैं जैसे ये इसको तो ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली, बताओ चलो। क्योंकि इसमें लीटर दिया है तो आप ऐसा भी रेप्लिका ले सकते हो, क्योंकि उसने 240 खरीदा है 8 से, तो कॉस्ट आ जाएगी 240 इंटू 8, आया ना। लेकिन सेलिंग प्राइस 10 रुपये में बेचा है ना, तो 10 रुपये पे कितना लीटर वो पता नहीं है, क्योंकि कुछ उसने ऐड किया है, पर वो सब उसने कितने में बेचा है, सेल्स ₹10 पे तो बेचा है, ये 10 रुपये पे इतना बेचा, तब जाके प्रॉफिट हुआ है 1/3 ना, तो 1/3 प्रॉफिट हुआ, यानी इसका ये जो सेलिंग प्राइस है वो 240 इंटू 8 का 4/3 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो भी x मिल जाएगा 256, तो ऑब्वियसली है 240 का 256 बेचा है, तो 16 लीटर आपने ऐड किया है, ये एक तरीका, ठीक है। क्योंकि इसमें लीटर दिया था, ये रेप्लिकेट काइंड ऑफ, क्योंकि सब फिगर्स ही यूज़ कर लिए। पर दूसरा तरीका मेरा वाला, कि भाई एक तो आपने 8 रुपये की चीज़ 10 में बेची, तो 10/8 हो गया सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, आया ना। इसमें से प्रोपोर्शन लेते हैं, इनटू वो पानी मिक्स किया है उससे क्या हुआ वो पता नहीं है, पर ओवरऑल 4/3 हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट,
एक तो अपने 8 का 10 किया, दूसरा पानी मिक्स किया, उसका पता नहीं कितना किया, और ओवरऑल 4/3 है, तो ये कितना आ जाएगा 32/30 यानी 16/15। 16/15 कब होता है, इंटू 16/15 का क्या मतलब 1/15 प्रॉफिट किया है, तो 1/15 मिक्स किया है, 1/15 मिक्स किया है, तो 240 का 1/15 तो भी 16 लीटर है ना। वैसे इसमें ये आसान दिख रहा है आपको, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, एकदम दिमाग में पता चलना चाहिए कि अच्छा 2 टाइप के प्रॉफिट है, एक तो 8 का 10 किया है, दूसरा कुछ पानी ऐड किया है, और ये कितना, अच्छा ये पानी ऐड किया आपको लगे वो भी ऐसे लिखना है, 10 का 8 किया है, 240 का कितना लीटर किया है वो पता नहीं है, पर ओवरऑल तो 3 का 4 किया है, सीधा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 256 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते है ना। एलिगेशन से भी फिर एक प्रॉफिट लॉस जैसे आप बोल रहे हो, मैं ऐसे भी कर लूँ, अगर 10 पे बेचा है उसमें 1/3 प्रॉफिट है तो कॉस्ट 7.5 है, तो 8 रुपये और 0 वाले को ऐड किया और 7.5 पे बेचा, एलिगेशन मिक्सचर है ना। इस दोनों का डिफरेंस 7.5, इस दोनों का डिफरेंस 0.5, 15 1 के रेशियो में है, तो 15 पे 1 ऐड किया है, 8 रुपये वाला यानी 15 और 0 रुपये वाला पानी ऐड किया है, 15 पे 1 ऐड किया है ना, 15 पे 1 240 पे कितना, बोलो उतने मेथड तो है ना, 1 2 3 4 तो यहाँ पे हो गए, क्लियर है। आप बोलोगे उस तरह कराऊंगा, पर आप सिर्फ सोचो बस, मैंने भी नहीं सोचा, इन्होंने बोला एलिगेशन से कराओ तो एलिगेशन से कराया, क्लियर है ना। पर ये बहुत सारी चीज़ें होती है तो आसान होता है वो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का हर एक मल्टीप्लाई कर दो तो ओवरऑल मिल जाता है, करो तो इसको आ गया आंसर 69। ग्यारह 4/12 करे तो 12 इंटू 9 108 92 उसकी कॉस्ट, ओके। पर हम एग्जैक्ट वैल्यू तो मल्टीप्लाई फैक्टर में एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं, एक तो 250% प्रॉफिट करता है यानी 100 का 350 करता है, 1/3 डिस्काउंट देता है यानी 3 का सिर्फ 2 ही मिलता है ना, एंड 1 शर्ट फ्री देता है 3 शर्ट पे, तो जाते 4 शर्ट के रुपए 3 के ही वापस मिलते हैं है ना, बस और तो कुछ है नहीं ना। हाँ तो ये उसका वो परसेंटेज में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, सब हमने परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस डाल दिया, तो 3 3 2 2 ज़ा 0 0 2 5 ज़ा 7 5 ज़ा 7/4 आ रहा है ना, दैट मीन्स 3/4 प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 3/4 है ना। पर हमें पर शर्ट पूछा है तो एक शर्ट 92 का बन रहा था तो 92 का 3/4 69 सही है आंसर है ना, सही है। या उसका जो स्टोरी है उसको एग्जैक्ट यूज़ करके भी तो कर सकते हो जैसे आपने शायद किया होगा, ठीक है ना, पर ये वाला भी कर सकते हो, मेकिंग सेंस। एक बार खास घर पे जाके वापस समझना सोचना वापस पूछना, गो फॉर दिस, ऐसे ही हो जाना चाहिए। बहुत अलग अलग चीज़ें करता है, ये भूल जाते हैं, ये तो एग्जैक्ट है ना कॉस्ट, और हमें तो परसेंटेज में देना है, तो कोई सेलिंग प्राइस दिए परसेंटेज में देना है नहीं रुपीज़ में देना है, तो फिर लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं उसका, पहले तो 1/3 बार कब किया तो 3 का 4 तो वहाँ पे ही कर लिया, 20% वाटर ऐड किया तो 10 का 12 वहाँ कर लिया, 9 पे 2 फ्री दिया तो 11 लीटर की कॉस्ट गई लेकिन रुपए 9 के ही मिले,
और 1 लीटर पे 900 ml ही दिया, तो 900 ml के रुपए गए, लेकिन रुपए पूरे 1000 ml के मिल गए। बस ख़त्म ना? बस, तो उसके साथ क्या हुआ? 1000 तो कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 16/11, 16/11 हुआ है। तो हाउ मेनी रुपीज़ डज ही मेक पर लीटर? 5/11 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दी थी? 44। तो 20 रुपये आपका आंसर है ना? तो उसकी स्टोरी को पूरा फॉलो करना तो बहुत लंबा हो जाता है अगर ढेर सारी चीज़ की है। ये वाला आसान है। कर तो सकते, आपने किस तरह किया था? ऐसे, क्योंकि बाकी तो फिर आपको क्वांटिटी समझो 11 लीटर, मतलब क्योंकि 9 पे 2 फ्री है, तो 11 में टेबल में भी खरीदो और 90 के टेबल में भी खरीदो, मतलब 990 लीटर शायद खरीद लो, ऐसा कुछ, क्योंकि वो 9.9 से भी तो कटना चाहिए ना। तो 11 लीटर और 11 लीटर भी देना चाहिए, क्योंकि 9 खरीदा, 2 मिक्स किया, 2 ऐड ऐसे, तो 2 फ्री दे रहे, तो 11 के टेबल में आप खरीदो पेट्रोल, और वो ऐसा कि जो 0.9 से भी डिवाइड हो, तो 11 × 9 99 लीटर भी खरीद सकते हो। ऐसा भी खरीद सकते हो कि 99 लीटर खरीदो, देखो क्या होता है। अगर मैं 99 लीटर खरीदता तो कॉस्ट कितनी हो जाती? 99 × 44, है ना? फिर मैं लेबल प्राइस 1/3 बढ़ाता, 20% वोटर ऐड, पहले तो 20% वोटर ऐड करता, अरे 20% वोटर भी तो ऐड करना है, बहुत लंबा हो जाएगा। करने के लिए तो कर लेंगे, पर मत करो ये वाला। सेकंड 17.3। ये याद रखना कि वो 10% चीट 2 बार। ना, 10% ऑफ वॉल्यूम चीट 2 बार, इट्स नॉट इक्वल टू 10% चीट 2 बार। ये खास ध्यान रखना। जैसे वो पस्ती वाला आपके घर आया, तो वॉल्यूम का 10% अलग होता है और 10% अलग होता है। जैसे आपका 10 किलो हो रहा है पस्ती, तो उसने कितना चीट किया? 10% ऑफ वॉल्यूम, तो आपको क्या बताएगा वो? 9 किलो है, तो उसको फ़ायदा कितना हुआ? 10% हुआ, 1/9 हो गया, क्योंकि उसने 9 किलो की चीज़ दी, उसके हाथ में 10 किलो आ गया। समझ में आ रहा है? तो पहली बार उसको 9 का 11, 9 का 10 बनाया उसने, हाँ है ना? क्योंकि सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, ये 10% नहीं है, 10% ऑफ वॉल्यूम है। तो वो तो आपको बोलेगा 10 किलो है, लेकिन बोलेगा 9 किलो ही है ना? तो उसको कॉस्ट आपको 9 के रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बेचने जाएगा तो 10 किलो के रुपए मिलेंगे, है ना? पर दूसरी बार ये जब बेचने गया तब भी उसने 10% की चिटिंग की, तो 10 किलो का तो क्या बुलाएगा? 11। हाँ, तो इसमें 10% ही होगा, 11/10, हाँ है ना? पर ओवरऑल 10 + 10 नहीं है कि 10 + 10 + 10 का 10 नहीं है, 21% नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो 11/9 हो जाएगा। और आगे क्या कर रहा है? ये कितना होता है? 1/, तो 16/15 वहाँ किया, और 10% कैश डिस्काउंट 9/10, है ना? जो भी काटकुट होती है, आई थिंक 9 तो यहाँ कट ही जाएगा, और कुछ कटे ना कटे तो 176/150, 26 का प्रॉफिट ओवर 150 × 100,
26 का 2/3, 17 1/3%, 17.3 इज राइट। क्लियर है ना? सर ये आगे के दो जो फ्रैक्शन वो 10% ऑफ वॉल्यूम चीट करता है। तो यानी 10 किलो अगर आप कहीं पे वेट होता है तो वो कितना बताएगा? 10 किलो के 10%, 1 किलो का चीट करेगा। तो वो 1 किलो बढ़ा के बताएगा या कम करके बताएगा? कम करके। तो वो बोलेगा 9 किलो ही हुए। तो 9 किलो के रुपए जाएंगे, लेकिन उसके पास 10 किलो आ गया, तो कॉस्ट 9 किलो की गई, 10 किलो उसके हाथ में। अब ये 10 किलो जब वो बेचने जाएगा तो कितना बताएगा? 11 किलो। तो उसके 9 किलो के रुपए गए, 11 किलो के रुपए मिल गए। तो 9 का 11 उसने उसमें किया, प्लस बाकी के 2। सर इसमें हम 11/10 उसमें 10/9 क्यों नहीं कर सकते? दूसरे में या पहले में? दूसरा। क्योंकि दूसरे में 10% ऑफ वेट का चीटिंग जब करता है तो 10 किलो वो लेके जाता है, लेकिन बेचने वाले को 10% ऑफ 10 1 किलो का चीटिंग करेगा तो कितना बोलेगा? 11 बोल पाएगा ना, है ना? तो खरीदते वक्त अलग चीटिंग है, दोनों में 10% ऑफ वॉल्यूम ही है, लेकिन फिर भी चीटिंग परसेंट अलग अलग होते हैं, है ना? क्योंकि एक में 10 का 9 बताता है, एक में 10 का 11, तो चीटिंग में परसेंटेज अलग अलग प्रॉफिट होता है। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है कि 11/10 11/10 डालोगे तो भी गलत, दोनों में 10/9 डालोगे तो भी गलत, अलग अलग है ना? आउटले यानी कॉस्ट। कैसे करेंगे? $56 में बेचा तो 1/5 प्रॉफिट हुआ, तो 50% प्रॉफिट करने के लिए कितना सेलिंग प्राइस चाहिए? 70। अच्छा, किस तरह किया? कॉस्ट प्राइस वाला फाइंड कर लिया। बस वो नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं करना है, सीधे सीधा करना है, वो टाइम पास नहीं करना है। कैसे करना है देखिए, जब भी ये वाला है ना कि इतना % प्रॉफिट हो, जब भी ये क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज एक बार दे दिया गया होता है, ये खास ध्यान रखिए। एक चीज़ बेच दी, बाद में बोल दिया कि इतने में बेची थी तो इतना % प्रॉफिट, ये दे दिया होता है। फिर दो में से एक चेंज दिया है, दूसरा पूछते हैं कि अगर इतने में बेचता तो क्या होता, या तो अगर इतने कम में बेचता तो क्या होता, या तो अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए था। ये दोनों में जब भी एक चेंज आता है, एक सेलिंग प्राइस एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लिख दीजिए और एक सेलिंग प्राइस एक्चुअल लिख दीजिए, तो बहुत आसान सा मेथड हो जाता है। जैसे एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कहना है, से 1/5 यानी 6/5 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 56। 50% प्रॉफिट यानी 3/2 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 56 इंटू 3/2 अपॉन 6/5 यानी इंटू 5/6, है ना? तो 3 2 56 इंटू 5/4, 70 सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1/5 यानी 20%, 120% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 56, 150% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू कितना? हाँ है ना? कॉस्ट तो कट जाएगा, 56 इंटू 150/120 तो भी तो 70। ठीक है, क्लियर विद दिस? ठीक है, तो एक सेलिंग प्राइस एक्चुअल, लेकिन एक एज ए परसेंटेज वाली के साथ कंपेयर करो तो अपने आप आसान रहता है। चाहे फ्रैक्शन में करो, चाहे नॉर्मल परसेंटेज वाला फिगर यूज़ करो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जैसे इसमें तो कॉस्ट नहीं ढूंढने बैठना, तुझे कैलसी की ज़रूरत पड़ी होगी इसमें, कैलकुलेटर के बगैर तो होगा नहीं, है ना? जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। 37% लॉस यानी क्या? 63% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 147, तो 189 इज इक्वल टू वॉट? जब तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 189 इंटू 63 अपॉन 147% ऑफ कॉस्ट, है ना? % ऑफ कॉस्ट तो रहेगा ना ऊपर, तो ये 21 3 21 7 7 यहाँ कटता ही होगा,
कितना 27 इंटू 3 81, तो 81% ऑफ कॉस्ट। तो ये 189 किसके बराबर है? 81% ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स 19% लॉस, है ना। बाकी तो कैलसी के बगैर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू क्या करता है 63% इतना 100% कितना पॉइंट में आएगा, वो पॉइंट में आएगा, फिर उसका और इसका डिफरेंस पॉइंट में आएगा। ऐसे फ्रैक्शन रख दिया है। अच्छा, फ्रैक्शन रख दिया, वेरी नाइस। पर समझ में आ रहा है वो भी क्यों? अब सीधे सीधा यही करो, ठीक है ना। तो ये जब भी आता हो तो ये मेथड आसान है। वापस एक बार सेलिंग प्राइस एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लेनी है ना, एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, और एक बार एक्चुअल सेलिंग प्राइस लेनी है। क्या बोला है? 1/3 डिस्काउंट देने से 20% लॉस होता है, तो 10% डिस्काउंट देने से क्या होगा ये पूछा। तो 1/3 डिस्काउंट देने से यानी 2/3 ऑफ लेबल प्राइस सेलिंग प्राइस है ना, और तब 20% लॉस होता है, यानी 4/5 ऑफ कॉस्ट कवर होती है सेलिंग प्राइस। तो जब 10% डिस्काउंट देंगे यानी 9/10 ऑफ लेबल प्राइस, वो किसके बराबर है ना। एल तो कैंसिल हो जाएगा, 4/5 ऑफ C इंटू 9/10 अपॉन 2/3 यानी इंटू 3/2 ऑफ C। तो ये किसके बराबर है? सिर्फ ये काट लो ना, 9 2 18 3 54/50, 54/50 यानी 108/100, 1.08 ऑफ कॉस्ट के बराबर है। तो क्या होगा? 8%, 8% प्रॉफिट। या तो इसमें हो सकता था कि आप नॉर्मल वाला डाल दें कि 80% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैं एक लेबल प्राइस अज्यूम कर सकता हूँ कि जिसका 3 से कटता हो, 30 मान लो ना, लेबल प्राइस 30। यहाँ पे देखिए 80% ऑफ कॉस्ट होगी, 1/3 डिस्काउंट दे रहा था तो 20 पे बेच रहा था। सेलिंग प्राइस जो 20 थी वो 80% ऑफ कॉस्ट के बराबर थी, तो 10% डिस्काउंट दूंगा यानी 27 कितने परसेंट के बराबर होगा? समझ में आ रहा है? तो 108% के बराबर होगा, यानी 8% प्रॉफिट होगा। क्लियर है? मैंने लेबल प्राइस सिर्फ 30 मान ली, क्यों? क्योंकि उस पर 1/3 डिस्काउंट भी आसान है, 10% भी आसान है ना। तो अगर लेबल प्राइस 30 होती तो 1/3 डिस्काउंट देना यानी 30 पे 20 पे बेचना, 10 डिस्काउंट देना, तो 80% ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो 27 पे बेचूंगा तो क्या मिलेगा? 108% ऑफ कॉस्ट मिलेगी, है ना। तो ये आसान तरीका है इस चीज़ों का। सो नाउ गो फॉर दिस। इसका आंसर क्या आएगा? कितना आ रहा है? 77.77 नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वो 2 कॉमन है, उसको गिनने ही नहीं है। मैंने गिने बेसिकली यही हुआ ना कि इसमें वो 18 वाला नहीं दिया डिस्काउंट, बाकी 2 तो दिए ही है। हाँ, है ना। नहीं सॉरी, 25 वाला नहीं दिया, 12 18 तो इसमें भी दिए। तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर 25% डिस्काउंट देने से इतना प्रॉफिट होता है, तो नो डिस्काउंट देने से क्या होगा? यही नहीं हुआ? 25% डिस्काउंट देने से इतना प्रॉफिट होता है, तो कोई डिस्काउंट ही नहीं देंगे तो क्या होगा? है ना, एक्स्ट्रा है वही तो फर्क पड़ता है, उसके पहले तो कोई सेम अमाउंट होगी, है ना। तो ये तो वापस आप इक्वेशन भी बना सकते हो। लेबल प्राइस का 3/4 जो है 25% डिस्काउंट, वो 1/3 प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट का 4/3 है। सो कॉस्ट बाय लेबल प्राइस इज इक्वल टू 9/16, है ना। तो अगर डिस्काउंट ही नहीं देंगे तो 9 की चीज़ 16 पे बेच देंगे, 7/9, 77.77% प्रॉफिट होगा, आया ना। या तो फिर अपना वही तरीका, सेलिंग प्राइस एक्चुअल जो है वो 25% डिस्काउंट, 3/4 ऑफ लेबल प्राइस है, वो 4/3 ऑफ कॉस्ट है। तो लेबल प्राइस कितने, क्योंकि डिस्काउंट नहीं देंगे तो लेबल प्राइस भी देखेंगे, इसके बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू
हाँ क्या करते हैं 4/3 इंटू दिस अपॉन दिस 4/3 ऑफ कॉस्ट यानी 16/9 ऑफ कॉस्ट यानी कितना प्रॉफिट होगा? ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 7/9 है ना। सर इसमें अगर 12 और 18 वो लास्ट लाइन नहीं लीक होती तो हम फिर वो फ्रैक्शन करके मल्टीप्लाई करके करते। तो इसमें 3 और यूज़ करते हैं। अभी क्या है इसमें मैं लिखूँ उसका और यहाँ लिखूँ तो कट जाएंगे दोनों में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो वो दोनों इसमें दोनों में सेम है, तो लिखने का अलग अलग होते तो लिखना पड़ता। क्लियर है? इसमें भी वही बिग वन का प्राइस क्या हो गया? रुपीज़ पर बार। ये जो है वो 4/3 ऑफ कॉस्ट है ना। ठीक है ना। रुपीज़ पर बार ये मेरी सेलिंग प्राइस है जो कि 1/3 प्रॉफिट देती है यानी 4/3 ऑफ कॉस्ट। तो स्मॉल वाले की सेलिंग प्राइस है 84/x, है ना। 84 रुपीज़ में x बार और इसमें 50% प्रॉफिट यानी ये जो है वो कितना है? दिस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ c है। तो 3/2 ऑफ c is equal to this into this upon this 4/3 of c into 84/x and upon ये यानी into 66/112, है ना। अपने आप c तो दोनों तरफ कैंसल, x आ जाएगा जो भी आना चाहिए, देख लो। और कुछ ठीक है, जो भी आता है। कितना आ जाएगा? कोई कटता है कि नहीं? ये दोनों तो कटते हैं ना? नहीं, 7 से 16 7 जा 12 7 जा, है ना। 12 7 जा 16 7 जा, फिर 3 4 जा 2 8 जा 4 2 जा 2 33 44 11 इंटू 4, है ना। तो x इधर गया, ठीक है ना। क्लियर है? फाइन। यहाँ से थोड़े अलग है पर आसान ही है, देख लेते हैं कितना टाइम हो गया क्या। अच्छा, कितने क्वेश्चंस बचे हैं? बहुत नहीं है, थोड़े। ठीक है, ये मैं शेयर कर देता हूँ, ये हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है ना। कुछ खास करने लायक चलेगा, नेक्स्ट बैच है तो फिर बाकी तो आज ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं फाइल शेयर कर देता हूँ।